In the name of Allah, the most merciful and beneficent. My dear viewers, Assalamu alaikum. Here, today, I have brought an explanation of unit number 7 for my students of grade 12, and the chapter is Hubble. My dear viewers, I hope you would like explanation. It will be useful for you. Then there is an exercise along with grammar exercises. Please press like button. Do write your comments as well, as they are encouraging, and subscribe my channel if you have not subscribed it before. I'll be grateful to you. Coming to the explanation of the chapter, this Hubble is a telescope, space telescope. It is named after renowned astronomer Edwin Hubble. ये टेलीस्कोप है जिसको स्पेस पे भेजा जाता है और इसको एडविन हबल ने इजाद किया. It was launched in 1990. ये 1990 में लॉन्च किया गया and is one of the great observatories of NASA. नासा की तरफ से ये एक बहुत अहम मुशाहिदा करने वाली टेलीस्कोप है. हबल को तख्लीक करने का मकसद, इसको इजाद करने का मकसद ये था कि कायनात की जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, जो बहुत बड़े बड़े क्लियर इमेजेस हैं, उनको ये कैप्चर करे. It is capable of taking high resolution images with negligible background light. बैकग्राउंड लाइट उसकी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये इस काबिल है कि बहुत बड़े बड़े खला में जो सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, जो सियारे हैं, उनको ये कैप्चर कर रहा है. Now let us read in detail about Hubble in this chapter. Coming to paragraph number 1, look at the night sky and you see primarily darkness. If we see in the night sky, अगर हम रात के आसमान को देखें तो हमें सबसे पहले तो अंधेरा नजर आता है. A vast multitude of glittering sparks drift over our heads. Multitude, great amount, in great number, we have sparks. We see the glowing matters over our heads. अपने सरों के ऊपर हम कुछ चमकती बॉडीज देख रहे होते हैं, scattered across the sky, जो कि स्प्रिंकल हुए होते हैं, पूरे आसमान पे फैले हुए होते हैं, जैसे किसी ने उनका छिड़काव कर दिया है. Our gaze registers their beauty, but little else. Our eyes, definitely, our eyes are dazzled with their beauty, but nothing else. That's all. We see just the glowing bodies on the sky and nothing else. हम सिर्फ चमकते हुए कुछ बहुत ज़्यादा बॉडीज देखते हैं जिनको ऐसे लगता है जैसे इनका छिड़काव कर दिया है आसमान पे, innumerable numbers, and that's it. हम कहते हैं कि ये सितारे हैं. Our vision cannot bring these dazzling pinpoints into focus. और हमारे जो नज़र है वो इतने ज़्यादा चमकते हुए ये जो पिन पॉइंट्स हैं, ये जो स्पॉट्स हैं, हमें छोटे छोटे ये नुक्ते नज़र आ रहे हैं, ये सितारे, हम इन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते. हमारी नज़र में इतनी ताकत नहीं है. हमें सिर्फ एक छिड़काव सा नज़र आता है. इससे ज़्यादा हम ये जो छोटे छोटे निशान हैं, पॉइंट्स हैं, स्पॉट्स हैं, इन पे हमारी नज़रें इतनी देर फोकस नहीं कर सकती. ऑब्जर्व देयर ट्रू नेचर, और कभी भी इनकी असल हकीकत क्या है हमारी नज़रें उसे नहीं जान सकती. टू आवर आइज दे आर मिस्ट्रीज. हमारी आंखों के लिए तो ये एक पुरअसरार चीजें हैं, इनको हम नहीं समझ सकते. नाउ यू सी ऑन द स्क्रीन बिफोर यू अ स्प्रिंकल ऑफ स्पॉट्स. छोटे छोटे ग्लोइंग मैटर्स हैं, चमकती हुई कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स हमें नजर आ रहे हैं. बस हमें इतना ही, हमारी आंख इतना ही देख सकती है.
This Hubble Space Telescope image of a sparkling jewel box full of stars captures the heart of our Milky Way galaxy. This is Milky Way galaxy, you know. It seems as the image of sparkling jewel box, जैसे ज्वेलरी बॉक्स है और उसको जब हम खोलते हैं तो चमकते हुए हमें जेवरात नजर आते हैं. Now coming to the second paragraph. The concept of a telescope in orbit around Earth was first mentioned in a science book by Arthur C. Clarke. सबसे पहले टेलीस्कोप का जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो तस्वर था ज़मीन के गिर्द घूमने वाला, वो साइंस की बुक में आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले मेंशन किया था, उसका जिक्र किया था. दिस टेलीस्कोप वुड पियर एट द यूनिवर्स फ्रॉम वेल अबव द इंटरफेरेंस ऑफ द अर्थ्स एवर टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर. इस टेलीस्कोप का काम उस बुक में जो मेंशन हुआ उसमें ये था कि ये जो टेलीस्कोप है ये कायनात जो यूनिवर्स है हमारी उसको देखेगी, जो कि हमारी ज़मीन के जो इर्रेगुलर एयर प्रेशर वाला जो एटमॉस्फेयर है उससे काफ़ी ऊपर की जो खला है उसमें ये टेलीस्कोप देखने के काबिल होगी. विच रिलेंटलेसली ब्लर्स द व्यू इन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स एंड मेक स्टार ट्विंकल. क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ से अगर ज़मीन पे बैठ के टेलीस्कोप की मदद से स्टार्स को देखा जाएगा तो अर्थ की जो वो अर्थ एटमॉस्फेयर की टर्बुलेंस है, जो इर्रेगुलर एयर मोशंस हैं, उसकी वजह से हमें ये सितारे जो हैं उनकी ब्लर्ड पिक्चर नजर आती है. जबकि आर्थर सी क्लार्क ने कहा कि ये जो टेलीस्कोप बनाई जाएगी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर होगी ताकि क्लियर इमेजेस नजर आ सकें. Ahead of his time, Clarke outlined the advantages of an orbiting telescope compared with a telescope that might at some future point be installed on the moon's surface. यानी अपने वक्त से बहुत आगे क्लार्क ने कहा कि टेलीस्कोप जो है जो कि ऑर्बिट करेगी, जो घूमेगी यूनिवर्स के गिर्द, compared with the telescope that might at some future point be installed. यानी जो कि फ्यूचर में उसने कहा कि एक ऐसी टेलीस्कोप होगी जो कि हम चांद की सतह पे इंस्टॉल कर देंगे, वहां लगा देंगे, as had been suggested decades earlier, जो कि सदियां पहले इसका जिक्र हो चुका था. Even the moon's extremely tenuous atmosphere might affect certain delicate observations. यहाँ तक कि चांद की जो सबसे वीक, बहुत ही हल्का फुल्का जो उसका एटमॉस्फेयर है चांद का, वो भी इट अफेक्ट सर्टन डेलिकेट ऑब्जर्वेशंस. इसने भी कुछ नाजुक मुशाहिदात को अफेक्ट किया है. An observatory in space would be able to survey the complete sphere of the sky. और ये टेलीस्कोप जो होगी वो ऑब्जर्वेटरी का काम करेगी, खला के अंदर मुशाहिदे का काम करेगी और उस आसमान के तकरीबन मुकम्मल स्फेयर जो है, खला है, उसका सर्वे करने के काबिल होगी. इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि आर्थर सी क्लार्क ने अपनी साइंस की बुक में सबसे पहले एक ऐसे टेलीस्कोप का जिक्र कर दिया था. उसने कहा था कि ये टेलीस्कोप जो है उसको खला में भेजा जाएगा, जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उससे बाहर होगा, उससे काफ़ी ऊपर होगा. क्योंकि जब हम ज़मीन से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम खला में देखने की कोशिश करते हैं कैमरास के ज़रिए या टेलीस्कोप के ज़रिए तो हमें ब्लर पिक्चर नज़र आती है. क्यों कि ज़मीन की जो एयर प्रेशर है, उसका जो एटमॉस्फेरिक इर्रेगुलर एयर मोशंस हैं वो इन तस्वीरों को ब्लर कर देते हैं. और फिर सी क्लार्क ने इसका जिक्र किया था कि इसी तरह का टेलीस्कोप चांद की सतह पर भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा और जो कि इस काबिल, ये एक ऐसा ऑब्जर्वेटरी होगा, ये कैमरा, ये टेलीस्कोप जो कि पूरे आसमान का सर्वे करेगा. Now, this is called Hubble Space Telescope. Today, the orbiting telescope Clarke envisioned is known as the Hubble Space Telescope. आपके सामने dear viewers स्क्रीन पे हबल टेलीस्कोप की इमेजेस आ रहे हैं. This is a telescope, space telescope. ये कैमरा है जिसे भेजा जाता है खला में.
एज इट हैज़ बीन इन सर्विस सिंस 1990 से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है. बिफोर हबल वॉज लॉन्च इन टू ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन 1990 देयर वॉज लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कशन अबाउट व्हाट अ स्पेस टेलीस्कोप माइट फाइंड. इससे पहले के हबल को अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट में भेजा जाता चक्कर लगाने के लिए, बहुत से साइंसदानों ने इस बात पे बहुत बहस की कि स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको क्या मिलेगा, वो क्या फाइंडिंग्स करेगा, वो क्या पिक्चर्स बनाएगा हमारे लिए. द टॉप टू डू लिस्ट आइटम्स फॉर हबल वर टू मेजर द एक्सपेंशन रेट ऑफ द यूनिवर्स. सबसे ज्यादा हबल के लिए जो आइटम्स बनाए गए कि टेलीस्कोप क्या क्या दरियाफ्त करेगी, उसमें सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट पे था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट, कि ये हमारी कायनात किस हिसाब से, किस रफ्तार से फैल रही है, टू फाइंड डिस्टेंट गैलेक्सी, कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द फासले पे कौन सी गैलेक्सीज वाक़या हैं, एंड टू डिटर्मिन द केमिकल कंटेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज, और इन गैलेक्सीज के दरमियान जो कीमियाई मवाद है वो क्या है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज बनती हैं, टूटती हैं, फैलती हैं, वो केमिकल कंटेंट क्या है. सो स्पेस, ये जो हबल टेलीस्कोप है, इसका काम ये होगा कि एक तो एक्सपेंशन रेट मालूम करेंगे कायनात का, किस हिसाब से कायनात फैल रही है, कौन सी गैलेक्सीज है हमारे इर्द गिर्द, जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं जो हमें यहाँ से नज़र नहीं आती, जो अननोन है, वो गैलेक्सीज फाइंड आउट करेगा. फिर केमिकल कंटेंट्स फाइंड आउट किए जाएंगे जो गैलेक्सीज के दरमियान पाए जाते हैं. But everyone expected Hubble's most important discoveries would provide answers to questions that astronomers don't know how to ask and find objects that were not yet even conceived. लेकिन हर एक को कम से कम ये उम्मीद ज़रूर थी कि हबल का जो बहुत अहम दरियाफ्तों में से जो दरियाफ्त होगी वो उन तमाम एस्ट्रोनॉमर्स के सवालात के जवाबात होंगे. That astronomers don't know how to ask and find objects that were not yet even conceived, कि जो astronomers नहीं जानते कि वो कौन से ऐसे objects हैं जो अब तक हमारी नज़र में नहीं आए, जिनको अभी तक नहीं समझा जा सकता. खला में, हवा में, आसमान पे कौन से ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अभी तक फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में अभी तक सोचा तक नहीं किसी ने भी, किसी साइंसदान ने. हबल टेलीस्कोप कुछ ऐसी अननोन मिस्ट्रीज को रिवील करेगा, कुछ ऐसे पुरअसरार कायनात हमारे सामने रिवील करेगा, उनकी तस्वीरें लाएगा जो अभी तक साइंसदानों के वहमो गुमान में भी नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यही थी, क्योंकि साइंसदान कहते थे कि जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ अब तक हम दरियाफ्त कर चुके हैं, हबल टेलीस्कोप कुछ नया हमारे सामने लाएगा कि इसके अलावा भी कायनात में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी बहुत सी गैलेक्सीज हैं, और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं. क्या इस किस्म की भी कोई चीज़ें सामने आएंगी हमारे? Still, no one imagined that Hubble's photographs of deep space would be so utterly, jaw-droppingly beautiful. अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हबल के जो फोटोज होंगे ऑफ डीप स्पेस, गहरी खला के, जो इतने खूबसूरत होंगे. जॉ ड्रॉपिंग मीन्स हैरत अंगेज तौर पर जो बहुत खूबसूरत होंगे. jaw dropping beautiful, that the pictures would have purely visceral appeal, visceral which is related with deep inward feelings, जो हमारे दिलों को मुतासिर करेंगी. To an entire generation, making Hubble a household word synonymous with spectacular images of the cosmos. वो कहते हैं कि अब तक हबल ने फिर जो तस्वीरें बनाई खला की, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और वो पिक्चर्स थी जिन्होंने सबके दिलों को मोह लिया और तमाम जनरेशन को हैरान कर दिया. मेकिंग हबल अ हाउस होल्ड वर्ड सिनोनिमस विद स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ द कॉस्मोस. हबल को उसने बहुत फेमिलियर कर दिया. अब हर कोई हबल टेलीस्कोप के बारे में जानता है, यानी वो बिल्कुल ऐसे हाउस होल्ड वर्ड हो गया हमारा, बहुत वेल नोन वर्ड हो गया. सिनोनिमस जो बिल्कुल मिलता जुलता है, स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ द कॉस्मोस, यूनिवर्स, कॉस्मोस इज अ यूनिवर्स, यूनिवर्स के जो
से मिलती जुलती तस्वीरें, जिस तरह की यूनिवर्स की तस्वीरें हैं उस तरह की मिलती जुलती तस्वीरें इसने कुछ हमारे सामने लाई, बट दे वर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स. Now he says that Hubble, a joint project of NASA and European Space Agency. Now see, the pictures of NASA are in front of you and ESA. ESA stands for European Space Agency. So Hubble जो है वो joint, Hubble telescope का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. इट ऑर्बिट्स अर्थ 353 माइल्स, दैट इज 569 किलोमीटर अबव द प्लैनेट सरफेस. ये प्लैनेट की सरफेस से 569 किलोमीटर, जैसे कि 353 माइल्स ये अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है. Its position allows it to circle free of Earth's atmosphere. इसकी पोजीशन ऐसी रखी गई है कि वो जमीन के इर्द गिर्द खला में फ्रीली मूव कर रहा है. सर्कल्स, ये घूम रहा है, which distorts and blocks light from the cosmos, जो कि यूनिवर्स से जितनी भी लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर देता है या तोड़ता है. This gives Hubble a pristine view, typically unmatchable. इस तरह से हबल जो है वो बहुत क्लियर पिक्चर्स दिखा रहा है, टिपिकली अनमैचेबल बाय ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स, जो कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से अनमैचेबल हैं, बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि वो खला में है, ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, तो बहुत क्लियर पिक्चर्स दे रहा है. If a man's eye was as sensitive as Hubble's, he could look from Islamabad and see the glow of a pair of fireflies in London. अगर इंसान की आंख, यानी वो अब मैच कर रहा है कि अगर इंसान की आंख कंपेयर कर रहा है कि हबल के जैसी सेंसिटिव होती तो एक इंसान इस्लामाबाद से देख सकता. ही लुक फ्रॉम इस्लामाबाद एंड सी द ग्लो ऑफ पेयर ऑफ फायर फ्लाइज इन लंदन, और वो इस्लामाबाद से देखना शुरू करता तो लंदन में वो ग्लोइंग वॉर्म्स को, ये जो जुगनू हैं उड़ते हुए, उनको आराम से लंदन में देख सकता था अगर उसकी आईज हबल की तरह की क्लियर व्यू दे सकती. इसी तरह अब वो हबल को कंपेयर करें कि हबल जो है वो इसी तरह दूर दराज के जो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनकी क्लियर पिक्चर्स ले रहा है. जैसा कि इंसान इस्लामाबाद से बैठ के देखे तो उसे लंदन में फायर फ्लाइज, जुगनू उड़ते हुए नजर आए. इफ द फायर फ्लाइज वर 6 feet अपार्ट, अगर ये जुगनू एक दूसरे से 6 फुट के फासले पर हों, ही कुड रिजॉल्व दैट देयर वर 2 of them साइड बाय साइड, तो इंसान उसे देख सकता है, इंसानी आंख, कि वो दो बिल्कुल करीब हैं. हालांकि वो 6 फुट के फासले पे होंगे, लेकिन इंसान वो ऐसे नजर आएंगे जैसे वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं. हबल ऑर्बिट्स अर्थ moving at the speed of about 5 miles per second, that is 8 kilometer per second. हबल जो है वो किस स्पीड से उड़ रहा है? 5 miles per second की स्पीड से उड़ रहा है. इतनी तेज रफ्तार है इसकी, यानी 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रहा है. फास्ट इनफ टू ट्रेवल फ्रॉम चित्राल टू कराची इन अबाउट 3 minutes. ऐसा है ये बिल्कुल कि जैसे आप चित्राल से कराची 3 मिनट में सिर्फ पहुंच जाएं. इस रफ्तार से हबल मूव कर रहा है. During the course of a year, Hubble circles Earth over 5,000 times. और एक साल के दौरान हबल जमीन के ऊपर 5,000 मरतबा घूमता है. As the telescope whips around Earth once every 97 minutes, और ये टेलीस्कोप हर 97 मिनट्स में एक मरतबा अर्थ के गिर्द घूम जाता है. इट कलेक्ट्स लाइट, मच मोर लाइट देन ह्यूमन आईज कैन होप टू कैप्चर ऑन देयर ओन. ये इतनी ज्यादा रोशनी इकट्ठी करता है, कलेक्ट करता है कि इंसान की आंख इसका अंदाजा नहीं लगा सकती. लाइट दैट रिवील्स एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ स्टॉर्म्स ऑन जुपिटर, वो रोशनी जो कि जुपिटर पे आने वाले जो तूफान हैं उनकी नेचर से लेके टू सम ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, कायनात के अंदर बहुत दूर दूर पाई जाने वाली गैलेक्सीज तक देखता है. यानी उनकी इतनी लाइट है, इतनी क्लियर पिक्चर्स आ रही हैं कि जुपिटर पे आने वाले जितने तूफान हैं उनकी नेचर को भी हम समझ सकते हैं, और बहुत दूर दराज की गैलेक्सीज की भी क्लियर पिक्चर इसमें पाई जाती हैं.
So this was the. Now he says Hubble's supervision has shown us places in the cosmos that no generation of humans before us has ever seen. Hubble's supervision has shown us, हबल की जो सुपरविजन है उसकी बेहतरीन जो साइट है, सेंस ऑफ साइट या विजन है, उसने हमें ऐसी जगह दिखा दी यूनिवर्स में कि कोई जनरेशन्स इंसान की किसी नस्ल ने भी इससे पहले नहीं देखी. द हबल इमेजेस हैव अनवेल्ड दैट बियॉन्ड द स्टारी स्काई. ये जो हबल की तस्वीर हैं, इन्होंने ये जो स्टारी स्काई हमें नज़र आता है, सितारों से भरा हुआ आसमान, उससे बहुत बाहर जाके बहुत सी चीज़ें अनवेल की हैं, उनसे पर्दा उठाया है. दैट वी सी ऑन अ क्लियर नाइट देयर इज़ अनदर यूनिवर्स. हम देख सकते हैं इन पिक्चर से कि वहाँ तो एक और कायनात है. एन अनडिस्कवर्ड कंट्री, अनडिस्कवर्ड कंट्रीज हैं जिनको इससे पहले ना किसी ने देखा ना किसी ने दरियाफ्त किया. ऑफ डिस्कॉर्डेंट ऑब्जेक्ट्स. डिस्कॉर्डेंट मीन्स इनकॉन्ग्रुअस, इनहार्मोनियस ऑब्जेक्ट्स, जिनमें कोई रब्त नहीं है, कोई हार्मनी नहीं है उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. वायलेंट एक्सप्लोजन्स. हबल ने बताया कि बहुत शदीद किस्म के एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं. एंड कैटालिज्मिक कोलिजन्स हो रही हैं. कैटालिज्मिक और लार्ज स्केल वायलेंट कोलिजन्स हो रही हैं. ये सियारे, ये कायनात के अंदर जितनी हेवनली बॉडीज हैं, ये आपस में बहुत बुरी तरह से टकराते हैं. गैलेक्सीज फ्लो इनटू वन अनदर. ये जो कायनात के अंदर गैलेक्सीज बनी हुई हैं, ये एक दूसरे से दे स्वे इनटू ईच अदर, दे स्विंग इनटू ईच अदर इनटू अनकंट्रोल्ड मैनर. इनको कोई काबू नहीं है, ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं बहुत बुरी तरह से. स्टार्स इरप्ट फ्रॉम फायर स्टॉर्म्स ऑफ गैस. ये जो सितारे हैं, गैस एंड डस्ट एंड लाइट, गैस, डस्ट और लाइट का एक फायर स्टॉर्म है, एक आग है जो भड़कती है सितारों के अंदर से. न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स, और नए सितारे बना रहे हैं. शूट आउट सेबर लाइक जेट्स ऑफ गैस एज बर्थ अनाउंसमेंट्स टू द यूनिवर्स. ये जब आपस में गैलेक्सीज टकराती हैं तो कुछ सितारे, एक गैस, डस्ट और लाइट का एक आग निकलती है. ये आग जब फैलती है तो मुख्तलिफ सितारे जो हैं वो स्प्रिंकल होते हैं, इनसे मजीद सितारे निकल आते हैं. द स्टार्स शूट आउट सेबर लाइक जेट्स. सेबर लाइक हैवी सोर्ड विद कर्व्ड ब्लेड. सेबर इज लाइक अ हैवी कैवलरी सोर्ड, एक ऐसी तलवार जिसके कर्व्ड ब्लेड्स होते हैं. एज बर्थ अनाउंसमेंट्स टू द यूनिवर्स. और ये जो धमाके हो रहे हैं और ये जो जिस तरह से बहुत अचानक ये इरप्ट होते हैं, इरप्शन होती है दूसरे सितारों की, ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स को बताते हैं कि हमारी आमद हुई है, इन सितारों की नई आमद हुई है. ऑल दिस ड्रामा प्लेज आउट अगेंस्ट अ पिच ब्लैक बैकड्रॉप दैट इज अनइमेजिनेबली. He says that all this drama occurs, ये सब सारा सीन जो है कोलिजन्स का, आपस में जो हेवनली बॉडीज टकरा रहे हैं और एक फायर स्टॉर्म निकलता है जो गैस, डस्ट और लाइट पे मुश्तमिल होता है, और उसमें से नए सितारे निकल आते हैं जो कि एंड दे आर इन्फिनिट, वो लातादाद हैं, उनको गिनने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता. So he says that a single Hubble snapshot can portray the universe as awesome, mysterious and breathtaking. एक जो सिंगल तस्वीर है हबल की, वही हमें दिखा देती है, वही बताती है कि ये कायनात जो है वो बहुत खौफनाक है, बहुत पुरअसरार है, बहुत अजीब है. ये सांस रोक लेने वाली हैं, ये सब चीज़ें इतनी हैरान कुन है और एट द सेम टाइम क्योटिक भी हैं. बहुत ज़्यादा तबाही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रही है, धमाके हो रहे हैं कायनात के अंदर. ओवरवेलमिंग एंड फोरबोर्डिंग. ये इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग हैं, मीन्स इंसान को अपने काबू में कर लेते हैं. ओवर पावर एंड फोरबोर्डिंग, फियरफुल एप्रीहेंशंस हैं, बहुत खौफनाक किस्म के, हमारी समझ से बाहर हैं. The story that the Hubble tells about the universe knows no national, political or ideological boundaries.
जो कहानी हबल हमें बता रहा है यूनिवर्स के बारे में, उसकी कोई कौमी, सियासी, नजरियाती हदें नहीं है। ये दे आर बियॉन्ड लिमिट्स। द इमेजेस आर सो ओवर पावरिंग एंड हम्बलिंग। ये इमेजेस इतने ओवर पावर हम पे करते हैं, हमें इतना अपने कंट्रोल में कर लिया इन्होंने, एंड हम्बलिंग, दे आर वेरी जेंटल दैट दे हैव टच्ड पीपल ऑफ ऑल एजेस, कि इसने सब लोगों को के इंटरेस्ट को, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ लिया है। दीज पिक्चर्स आर अ रिमाइंडर दैट वी इनहेबिट अ टाइनी प्लैनेट इन अ वास्ट यूनिवर्स। एक तो ये तस्वीरें हमें इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि हमारा जो सियारा है, हमारा जो प्लैनेट है, वो जिसमें हम रहते हैं, दैट इज द अर्थ, वो तो बहुत ही छोटा है। इट इज अ टाइनी प्लैनेट इन अ वास्ट यूनिवर्स विद मैनी रिमेनिंग अननोन्स। इसके इर्द गिर्द तो ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अब तक इंसान की समझ में ही नहीं आ सके, या जो इंसान को अब तक नजर ही नहीं आए। उन सब के दरमियान हमारी अर्थ तो एक बहुत छोटा सा टाइनी प्लैनेट है ये। Now, he says that, next paragraph, since its launch in 1990, the 12-ton bus-sized Hubble telescope has made more than 1 million observations and looked at over 38,000 celestial objects. 1990 में जब ये लॉन्च हुआ था हबल टेलीस्कोप, ये तकरीबन 12 टन बस साइज्ड टेलीस्कोप है। एक बस के साइज का टेलीस्कोप है विद 12 टन्स वेट। इसने तकरीबन 1 मिलियन ऑब्जर्वेशन से भी ज्यादा की इमेजेस, पिक्चर्स बना ली हैं एंड लुक्ड एट ओवर 38,000। और जो आसमानी जो बॉडीज हैं, जो हेवनली बॉडीज हैं, तकरीबन 38,000 से ज्यादा इसने दरियाफ्त भी कर ली हैं, कि बहुत से प्लैनेट्स, बहुत से हेवनली बॉडीज इसने दरियाफ्त, जो कि 38,000 से भी ज्यादा हैं। द हबल आर्काइव्स आर फिल्ड विद मोर देन 500,000 इमेजेस। हबल का जो कैमरे का स्टोरेज है वो तकरीबन 0.5 मिलियन तस्वीरों से भरा पड़ा है। द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डाटा कलेक्टेड इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 50 मिलियन बुक्स। अब आप देखें कि जितना डाटा इसने अभी तक आसमान, हेवनली बॉडीज का जितना डाटा भी कलेक्ट किया है, वो तकरीबन, अगर उसको देखा जाए, उसको उसकी बुक्स बनाई जाए, तो वो तकरीबन 50 मिलियन बुक्स के बराबर है, और 5 टाइम्स द प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ द यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यूएस की जो कांग्रेस लाइब्रेरी है, उसकी तकरीबन, उसके अंदर जितनी भी कलेक्शन है बुक्स की, उससे 5 गुना ज्यादा किताबें अगर उसमें रखी जाएं, तो हबल की पिक्चर्स, तब अब तक जो पिक्चर्स हबल टेलीस्कोप ले चुका है, वो उसके बराबर है। In 1983, NASA named the telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble. He says that now 1983 में नासा ने टेलीस्कोप का नाम रखा आफ्टर द अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर था, एक अमेरिका का एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था एडविन पी हबल। सामने स्क्रीन पे आपके एडविन पी हबल की तस्वीर आ रही है। फ्रॉम हिज टाइम पीरियड इज he was born in 1889 and he died in 1953, who is credited with the 1920s discovery that galaxies are huge remote systems of billions of stars. Who is credited with the 90, जिसने 1920 में ये एक डिस्कवरी की थी कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ये बहुत बड़े जायंट गैलेक्सीज हैं, रिमोट सिस्टम्स ऑफ बिलियंस, और बिलियंस ऑफ स्टार्स का ये एक बहुत दूर दराज का निज़ाम है। द मोस्ट पावरफुल स्पेस कैमरा एवर बिल्ट वॉज इंस्टॉल्ड ऑन हबल इन 2009। जो सबसे ताकतवर कैमरा था जो कि इंस्टॉल किया गया था हबल के ऊपर 2009 में, अलॉन्ग विद मैनी अदर फिक्सेस, कुछ और भी इसके अंदर, कैमरा के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर फिक्सेशंस की गई, एंड हबल वाज नाउ परफॉर्मिंग एट अ हायर लेवल देन एवर बिफोर। और अब हबल जो है वो पहले से भी ज़्यादा हाई लेवल पे काम कर रहा है। यानी इसके अंदर डेफिनेटली अल्टरेशंस होती रहती हैं, इसमें फर्दर कैमराज लगाए जाते हैं, और जो मॉडर्न इसमें फिक्सेस, अदर फिक्सेस जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। इन सब ने अभी इसकी परफॉर्मेंस को पहले से भी ज़्यादा बेहतर बना दिया है। व्हेन वी लुक एट स्टार्स, वी लुक एट हिस्ट्री।
Now, he says that there is a point to be noted here by the writer. वो कहते हैं जब हम stars को देखते हैं इसका मतलब है हम तारीख देख रहे हैं. What does it mean? That the light that arrive at our location from the farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago. अब आप देखें जो लाइट अभी हमारे पास पहुंच रही है, अभी जो आसमान से ज़मीन की तरफ लाइट आ रही है, जो अभी हमें पहुंच रही है, हमारे लिए तो वो प्रेजेंट है, वो तो हमें अभी मिल रही है, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये लाइट जब यूनिवर्स से आई है तो कितने साल पहले ये बिलियंस ऑफ ईयर्स, वो कहते हैं कि बिलियन ईयर्स पहले वो वहां से चली होगी जो अब हम तक पहुंच रही है. सो वी सी देम एज दे अपीयर्ड लॉन्ग अगो, क्योंकि अब हम उनको अब देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे, इस पे गौर करेंगे, ये तो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये वहां से चली थी. ये कितनी पुरानी ये लाइट्स हैं जो अब हम तक पहुंच रही हैं. So he says that the writer is very right by saying that when we look at the stars, we look at history. ये तो तारीख बन गई है, पता नहीं बिलियन ऑफ ईयर्स अगो हमारे कौन से आबाओ अजदाद या इस ज़मीन पे कौन लोग आबाद थे जब ये लाइट वहाँ से शुरू हुई थी और अब हम तक इस जनरेशन तक अब पहुँच रही है. The most distant galaxies look strange, smaller, irregular, lacking clearly defined shapes. जो दूर दराज अभी गैलेक्सीज नज़र आई हैं वो कुछ अजीब व गरीब हैं, कुछ छोटी भी हैं, इरेगुलर है, उनकी कोई शेप नहीं है, लैकिंग क्लियरली डिफाइंड शेप्स, कुछ उनकी क्लियर शेप्स नहीं है, डिस्टॉर्टेड इमेजेस हैं. नो टेलीस्कोप बिफोर हबल हैड द रेजोल्यूशन टू सी दीज डिस्टेंट गैलेक्सीज. हबल से पहले कोई ऐसा टेलीस्कोप नहीं था जिसके अंदर इतनी कोई विल पावर हो, इंटेंशन हो कि इन दूर दराज पाई जाने वाली जो कहकशां हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको देख सकता. ये सिर्फ हबल का ही कारनामा है. Astronomers focused Hubble on what appeared to be nearly empty patch of sky for 10 days. Astronomers ने हबल को एक पैच ऑफ स्काई पे रखा, उस पे फोकस किया. 10 दिनों के लिए उन्होंने हबल टेलीस्कोप को एक जगह पे फोकस किया जो कि एम्प्टी पैच ऑफ स्काई थे, खाली आसमान का टुकड़ा था. उसमें हमारी इंसानी आंख देखती तो वो कुछ नजर नहीं आ रहा था उस पे. बट व्हाट द रिजल्ट्स कॉन्टेन 10,000 गैलेक्सीज. वो जो पैच ऑफ स्काई था, आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको खाली आंख से वो खाली नज़र आ रहा था, उस पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हबल ने वहाँ से तस्वीरें बना के भेजी तो उसमें हमें पता चला कि उसमें तो 10,000 गैलेक्सीज वाक़या हैं एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन एंड कवर्स अ पैच ऑफ स्काई स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पिन हेड हेल्ड एट आर्म्स लेंथ. वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो 10,000 गैलेक्सीज हैं जिन्होंने इस आसमान के इस टुकड़े को बिल्कुल कवर किया हुआ है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ पिन हेड, और वो कितने से है कि वो एक पिन हेड जो पेपर पिन होती है उसका जो सिरा होता है, ऊपर हेड होता है, उसके साइज जितना है, और एक दूसरे से आर्म लेंथ पे ये वाक़या हैं, एक बाजू के फासले पे. To photograph the entire sky in this detail would require 13 million Hubble images. और इस मुकम्मल आसमान की तस्वीर बनाना इस डिटेल में ये तकरीबन उसके लिए चाहिए होगा 13 मिलियन हबल इमेजेस चाहिए होंगे विद कंपैरेबल एक्सपोजर. कहते कि एक जैसे तस्वीर 13 मिलियन जो तस्वीर हैं इसी तरह की हमें चाहिए होंगी ताकि हम इस इंटायर स्काई को फोटोग्राफ कर सकें. अगर पूरे आसमान की फोटोज लेनी हो तो हमें 13 मिलियन हबल इमेजेस दरकार होंगे. द स्टनिंग इमेज वॉज कॉल्ड द हबल डीप फील्ड. और ये जो हैरानकुन तस्वीर हमारे सामने आती है पूरे आसमान की, उसको हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया. नाउ सी the composition of the cosmos finally came into focus in the late 1990s and early into the first decade of the 21st century.
कॉस्मोस की कॉम्पोजिशन जो है वो हमारे सामने आई तकरीबन 1990s के आखिरी दहाई में एंड अर्ली इनटू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी के इब्तदा में, शुरू में हमारे सामने एक कॉस्मोस की कॉम्पोजिशन सामने आई कि ये कायनात, ये जो आसमान है, ये कैसे, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये कैसे बना हुआ है। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विद विच वी आर मोस्ट फेमिलियर। अच्छा, और वो कहते हैं कि कायनात का वो हिस्सा जो जिससे हम फेमिलियर हैं, मोस्ट फेमिलियर, जो प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, स्टार्स हैं, नेबुलाज हैं। नेबुलाज आर द क्लाउड इन द आउटर स्पेस ऑफ डस्ट एंड गैस। डस्ट और गैस का जो एक बादल हमें नजर आता है, दैट इज कॉल्ड नेबुलाज। एंड गैलेक्सीज अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ द यूनिवर्स टोटल कॉन्टेंट्स। अब ये हैरान कुन बात है कि जो जिन चीज़ों से हम फेमिलियर हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स से हम फेमिलियर हैं, उनके नेम्स हमें आते हैं, उनके बारे में, उनमें मून्स कितने हैं, देन वी कम टू नो अबाउट द स्टार्स, देन नेबुलाज, गैलेक्सीज के बारे में कुछ हमें जानकारी है हमें। लेकिन अगर हम इन सब को मिलाएं, इन सब चीज़, ये तो पूरे यूनिवर्स का 1% भी नहीं है। यानी यूनिवर्स इतनी बड़ी है कि जो सितारे आज तक दरियाफ्त हुए, जो प्लैनेट्स दरियाफ्त हुए, जो गैसेस दरियाफ्त हुई, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो 1% है कायनात का। While the rest is the largely mysterious dark matter and the completely mysterious dark energy, जबकि बाकी सब जो है ये बहुत बड़ी मिकदार में एक पुरासरार अंधेरा है, वहां पे कोई डार्क सा मादा है, कंप्लीटली मिस्टीरियस डार्क एनर्जी है, यानी बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की एनर्जी हमें वहां पे नजर आती है जो कि क्लियर नहीं है। नेबुलाज आर द क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट एंड आउटर स्पेस। आप सामने स्क्रीन पे नेबुलाज देख सकते हैं। आप देखें कि ये डस्ट है, बिल्कुल visible in the night sky either as an insistent bright patch or as a dark silhouette against other luminous matters। दूसरे luminous matters के against ये हमें एक dark सा image नजर आता है। and non-luminous is unbright which has no light at all। हमें इस किस्म के कायनात में मिस्टीरियस चीजें नजर आ रही हैं, मिस्टीरियस प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं जो बहुत डार्क हैं। Our universe started with the bang and has been expanding ever since। हमारी कायनात एक सडन नॉइज, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, जिससे हमारी कायनात शुरू हुई, बनना शुरू हुई। द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इंक्रीजिंग विद टाइम, और इन डिफरेंट गैलेक्सीज के दरमियान जो फासला है वो बढ़ता गया, एक्सपेंशन होती गई। जैसे जैसे एक्सप्लोजन्स होती हैं, धमाके होते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, नए स्टार्स बनते हैं, वो फैलते जाते हैं, उनके दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। The data received declared that the universe wasn't slowing down at all, as was previously thought। और जो डाटा हमने रिसीव किया इससे टेलीस्कोप के जरिए, उससे हमें पता चलता है कि ये जो कायनात थी ये आहिस्ता नहीं हो रही, स्लो डाउन नहीं हो रही, rather it was speeding up as though something were propelling it। पहले ये साइंसदानों ने सोचा कि शायद इसकी एक्सपेंशन अब कम होती जा रही है, ये स्लो डाउन होता जा रहा है प्रोसेस, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो इमेजेस सामने आए उससे पता चलता है कि ये तो बहुत स्पीड अप हो रहा है। मोर एक्सप्लोजन्स, देयर आर मोर एक्सप्लोजन्स एंड कोलिजन्स, अब तो और कोलिजन्स हो रही हैं। देयर आर मोर स्टार्स इन स्पेस, समथिंग वर प्रोपेलिंग इट। ऐसा, ये तो ऐसे फैल रही है कायनात जैसे कोई इसको पुश कर रहा है, प्रोपेलिंग, पुशिंग इट, ड्राइविंग इट्स एक्सपेंशन फास्टर एंड फास्टर। बहुत तेज और तेज उसका फैलाव होता जा रहा है। हबल हैज थॉरली स्टडीड स्टार्स, thoroughly completely। the closest star to our earth is the sun। और हबल ने हमें ये बताया है कि हमारी ज़मीन से सबसे करीब जो सितारा है वो सूरज है। it is considered typical of middle aged stars formed from the collapsed cloud of gas and dust। ये भी ऐसे ही बना कि गैस और डस्ट का एक बादल छा गया, कोलैप्स हुआ उसका, और फिर स्टार्स आर बॉर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। और इस गैस और डस्ट का जो बादल है उसमें से सितारे जन्म लेते हैं। वन सच स्टेलर नर्सरी इज द ओरियन नेबुला। आपके सामने स्टेलर नर्सरी आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको ओरियन नेबुला कहते हैं। एन एनॉर्मस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। आप देखें कि आपके सामने गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड फैल रहा है। Many light years ago, turbulence from deep
There is a turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots. इनके दरमियान जो टर्बुलेंस हुई, इन बादलों में जो टर्बुलेंस हुई, जो इरेगुलर मोशंस थे, क्रिएट हाई डेंसिटी रीजन्स कॉल्ड नॉट्स. इन्होंने एक बहुत बड़े बड़े इलाके बना दिए जिनको नॉट्स कहते हैं. नाउ सी, इन फ्रंट ऑफ यू आर स्टेलर नर्सरी, which is the collection of gas and dust. They are contracting, resulting in the formation of new stars. आप देखें सबसे नीचे स्क्रीन पे, आपके लेफ्ट साइड पे जो नीचे स्क्रीन है उसमें देखिए ये क्लाउड से एमिटिंग डिफरेंट ग्लोइंग स्टार्स. इसमें से कैसे स्टार्स बाहर निकल रहे हैं और आसमान पे फैलते जा रहे हैं एक दूसरे से डिस्टेंस पे. नाउ दीज आर नॉट्स. देखिए ये नॉट्स लगे हुए हैं जैसे गिरा लगी हुई है. So these high density regions are called knots. These knots contain sufficient mass that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. ये नॉट्स जो हैं, ये जो गिरे लगी हुई हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा मादा होता है कि गैस और डस्ट जो हैं वो कोलैप्स होना शुरू होते हैं, ख़त्म होना शुरू होते हैं फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल होती है कशिश सकल की मदद से ये कोलैप्स होना शुरू होते हैं, यानी आपस में जुड़ते सिकुड़ते हैं. एज इट कोलैप्सेस प्रेशर फ्रॉम ग्रेविटी कॉजेज द मटेरियल एट द सेंटर टू हीट अप. जैसे ये कोलैप्स होते हैं, जैसे ही ये सिकुड़ने लगते हैं, तो ग्रेविटी से जितना भी प्रेशर दबाव होता है सेंटर में होता है मटेरियल के दरमियान में, तो वो इसको हीट अप कर देते हैं, क्रिएटिंग अ प्रोटोस्टार. और क्या बनता है उससे? प्रोटोस्टार बन जाता है. नाउ सी हाई मास प्रोटोस्टार कमिंग ऑन योर स्क्रीन. As it collapses, pressure from gravity causes the material at the center to heat up, creating a protostar. जैसे ही सेंटर में ग्रेविटेशनल पुल होती है, प्रेशर बढ़ता है तो वो हीट अप हो जाता है और फिर प्रोटोस्टार पैदा होता है. प्रोटोस्टार कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस विथ हाई टेम्परेचर that grows to the point of becoming a star. One day this core becomes hot enough to ignite fusion. एक दिन ऐसा आता है कि ये जो कोर है ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि it starts sparking off. इसके अंदर से शोले निकलना शुरू होते हैं and a star is born. और एक सितारा जन्म लेता है. Not all of the material in the collapsing cloud ends up as part of the star. ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम मटेरियल जो कोलैप्स होता है उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो कोलैप्स होता है और फिर वो स्टार बनता है. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्टार बन जाए. द रिमेनिंग डस्ट, जो बाकी की डस्ट होती है, वो प्लैनेट्स बन जाती है, एस्टेरॉइड्स बन जाती है, कॉमेट्स बन जाती है. व्हाट इज एस्टेरॉइड्स? Asteroids are small rocky objects that orbits the sun. वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि जब इसके सेंटर जो है वो हीट अप होता है तो एक स्पार्क ऑफ होता है और तारे शूट आउट करते हैं इससे. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि तमाम चीज़ें तारे बने. कुछ एस्टेरॉइड्स भी बन जाती हैं, दोज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, और कुछ प्लैनेट्स बन जाते हैं. The chemical makeup of stars revealed through spectroscopy. Spectroscopy is the chemical analysis. Chemical analysis depends on the material in which they originate. In the early universe, stars were formed from matter that lacked almost elements except for hydrogen and helium. पहले की जो इब्तदाई कायनात थी उसमें सितारे कैसे बना करते थे? एक ऐसे मादा से बनते थे जिनमें वो एलिमेंट्स जो था दैट लैक्ड मोस्ट एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था. The other chemical elements have been and still are being created in the interior of stars through nuclear fusion processes. जो दूसरे हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो दूसरे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो सितारों के इंटीरियर में अंदरूनी साइड पे तख्लीक होते हैं, वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन से तख्लीक होते हैं. That new material is eventually recycled into subsequent generations of stars and planets. और वो जो नया मटेरियल होता है वो दोबारा आखिरकार रिसाइकल हो जाता है into subsequent generations of stars and planets, आने वाले जो सितारे और planets हैं उनकी शक्ल में. So the groupings of stars
in each cluster have a variety of masses. Now he says that the stars in each cluster have a variety of masses. अब जो ग्रुप्स हैं स्टार्स के, सितारों के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें बहुत से वैरायटी ऑफ मैसेज, उनमें बहुत ज़्यादा किस्म किस्म का मादा मौजूद होता है. द मोस्ट मैसिव स्टार्स आर रेयर while the least massive stars are the most numerous. जो सबसे बड़े सितारे होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन लीस्ट मैसिव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं. हबल हैज़ प्रोब्ड स्टार क्लस्टर ऑफ ऑल साइजेस. हबल जो टेलीस्कोप है उसने सितारों के अंदर जाके उनके क्लस्टर्स को देखा, डिफरेंट साइजेस के क्लस्टर्स को देखा, एंड यूजेस स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमिन द डिटेल्ड केमिस्ट्री इन स्टार क्लस्टर मेंबर्स. और उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उसने स्टार के जो क्लस्टर के अंदर, जो ग्रुप्स के अंदर मेंबर्स हैं, तमाम सितारों के जो मेंबर्स हैं उनको डिटेल स्टडी किया, उनके अंदर जो केमिस्ट्री है उनकी बनावट देखी. बाय टेकिंग प्रिसाइज ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार क्लस्टर मेंबर्स, साइंटिस्ट यूजिंग हबल कैन डिटरमिन देयर ल्यूमिनोसिटीज एंड टेम्परेचर्स. साइंटिस्ट यूजिंग हबल कैन डिटरमिन, वो साइंटिस्ट जो कि हबल टेलीस्कोप की मदद से स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि हर सितारे के अंदर वो जो क्लस्टर्स हैं उनकी ब्रिलियंस कितनी है, उनकी रेडियंस कितनी, उनकी चमक कितनी है और उनके टेम्परेचर क्या है, दर्जा हरारत क्या है उनका. व्हेन देयर न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, जब उनका न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है, फ्यूल जो ख़त्म हो जाता है, द मोस्ट मैसिव स्टार्स एक्सप्लोड इन अ स्पेक्टेकुलर फैशन. और जो बड़े सितारे होते हैं वो फट जाते हैं, एक्सप्लोजन होता है उनका. कॉल्ड अ सुपरनोवा, जिसको सुपरनोवा कहते हैं. Now see, spectroscopy is coming on the screen. It is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as the function of the wavelength or frequency of the radiation. कि इसके अंदर रेडिएशन कितनी है, इस क्लस्टर के अंदर कितनी चमक है, इनका दर्जा हरारत कितना है. Now this is done through spectroscopy and supernova. They say कि उसके बाद उनके जब न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो बहुत बड़े स्टार्स जो हैं वो एक्सप्लोजन उनके अंदर हो जाता है, जिसको सुपरनोवा कहते हैं. लीविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन स्टार्स, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज वेयर लाइट कैन नॉट पास. ब्लैक होल्स वो बॉडीज़ हैं, वो खलाई मखलूक हैं, वो सियारे हैं जिनके अंदर रोशनी नहीं गुजर सकती. एंड और नथिंग एट ऑल, या फिर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता. ये जब सितारे, बहुत मैसिव सितारे जो हैं ये एक्सप्लोड कर जाते हैं, जिसको सुपरनोवा कहते हैं, ये पीछे क्या बचाते हैं अपने, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल्स होते हैं, या फिर कुछ भी नहीं पीछे बचता. So, neutron stars are formed when a massive star runs out of fuel and collapses. जब एक बहुत बड़ा सितारा जो है उसका फ्यूल यानी उसके अंदर टेम्परेचर, हीट, उसकी सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है, तो फिर न्यूट्रॉन स्टार्स जो हैं वो बनते हैं. Now see black hole. A black hole is a region of space-time where gravity is so strong that nothing, no particles, even electromagnetic radiation such as light can escape from. किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्ट इससे नहीं गुजर सकता, कोई लाइट इससे नहीं गुजर सकती. This is called black hole. Now he says galaxies are vast cosmic islands of star, gas, dust and dark matter held together by gravity. ये galaxies जो हैं वो सितारों, गैस, गर्द और डार्क मैटर इकट्ठे, इनका एक बहुत बड़ा एक क्लाउड है, आइलैंड है, जिसको कशिश सकल ने आपस में जोड़ के रखा हुआ है. हबल्स कीन आई हैज़ रिवील्ड इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ द शेप, स्ट्रक्चर्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ गैलेक्सीज. हबल की जो बहुत गहरी आंख है उसने इनकी शक्लों का, इनकी साख्त कैसी है, इनकी तारीख़ क्या है इन गैलेक्सीज़ की, उनको बहुत अच्छे तरीके से उसको ज़ाहिर किया है. वेदर अलोन, एज पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स और विद इन इमेंस क्लस्टर्स. कुछ सितारे जो हैं
उनका अकेले उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, या छोटे छोटे ग्रुप्स में जो पाए जाते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े हजूम हैं इन सितारों के, तो हबल ने बहुत कीनली इनका मुशाहिदा किया है, इनकी हिस्ट्री का। फ्रॉम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एज गैलेक्टिक सेंटर्स टू जाइंट बर्स्ट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन टू टाइटैनिक collisions between galaxies, these discoveries allow astronomers to probe the current properties of galaxies as well as examine how they formed and developed over time. In बड़े बड़े ब्लैक होल्स से लेके स्टार्स की फॉर्मेशन तक उनकी कोलिजन्स क्या हैं, गैलेक्सीज आपस में कैसे टकराती हैं, और फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि उन्होंने कैसे करंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैलेक्सीज़ के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं अभी, और उन्होंने ये भी मुशाहिदा किया कि ये कैसे बनती हैं और टाइम के साथ साथ कैसे डेवलप होती हैं। Now see, astronomers classify galaxies into three major categories: elliptical, spiral, and irregular. These galaxies span a wide range of sizes from dwarf galaxies containing a few as 100 million stars to giant galaxies with more than 1 trillion stars. Astronomers ने इन galaxies को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे पहले elliptical है, आपके सामने स्क्रीन पे elliptical galaxies आ रही हैं। Elliptical galaxies are the most abundant type of galaxies found in the universe. ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जा रही हैं, but because of their age and dim qualities, उनकी एज को देखा जाए या उनकी क्वालिटी बहुत डिम है, तो दे आर फ्रीक्वेंटली आउटशोन। उनको उनसे ज़्यादा चमक तो बाय यंगर ब्राइटर कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कुछ छोटे इनसे छोटे छोटे सितारों की समटाइम्स ज़्यादा रोशनी होती है और वो इनसे ज़्यादा चमकदार होते हैं। सो एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं ये एज की वजह से ये ज़्यादा डिम है, इतनी चमक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। स्पाइरल, now see, spiral galaxies are twisted collection of stars and gas that often have beautiful shapes and are made up of hot young stars. देखिए ये स्पाइरल बने हुए हैं, स्पाइरल की शेप है इन गैलेक्सीज की। Ellipticals, which account for about 1/3 of all galaxies, vary from nearly circular to very elongated. ये सर्कुलर से शेप से शुरू होते हैं और बहुत लंबी शेप में पाए जाते हैं। दे पोजेस कंपैरेटिवली लिटिल गैस एंड डस्ट, इसके अंदर कम गैस और डस्ट होती है। कंटेन ओल्डर स्टार्स एंड आर नॉट एक्टिवली फॉर्मिंग स्टार्स एनीमोर। ये पुराने सितारों पे, बहुत पुराने ज़माने के सितारों पे मुश्तमिल है एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं, लेकिन ये है कि अब इनमें मज़ीद सितारे इनके अंदर पैदा नहीं हो रहे। द लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ दीज कॉल्ड जाइंट एलिप्टिकल्स, इनमें सबसे बड़े और सबसे कम पाए जाने वाले जाइंट एलिप्टिकल्स होते हैं। दे आर अबाउट 3 lakh light years across. Astronomers theorize that these are formed by the mergers of small galaxies. Astronomers ने कहा है कि ये जो हैं बहुत छोटे, by the mergers of छोटी छोटी galaxies ने मिल के इनको बनाया है। Much more common are dwarf ellipticals, जो सबसे छोटे ellipticals होते हैं, which are only a few thousand light years wide. Coming to spiral galaxies, now see, spiral galaxies appear as flat blue-white discs of stars. देखिए डिस्क बनी हुई है स्टार्स की, स्टार्स गैस एंड डस्ट विद येलोइश बल्जेस इन देयर सेंटर। अब आप उनके सेंटर में देखिए, आपको येलो कलर के बल्जेस नजर आएंगे। These galaxies are divided into 2 groups. ये 2 ग्रुप्स में इनको तकसीम किया है, नॉर्मल स्पाइरल्स में एंड बार्ड स्पाइरल्स में। स्पाइरल्स आर एक्टिवली फॉर्मिंग स्टार्स एंड कंप्राइज a large fraction of all the galaxies in the local universe. Then coming to, it is rotating disk of a star. Spiral galaxy को rotating disk of star कहते हैं। Irregular galaxies, which have very little dust, are neither disk-like nor elliptical. Astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe. ऐसे लगता है, एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये इरेगुलर गैलेक्सीज ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स के अंदर देख रही हैं मुसलसल। दीज गैलेक्सीज आर अबंडेंट इन द अर्ली यूनिवर्स। इब्तदाई जो कायनात थी उसमें तो ये गैलेक्सीज बहुत कसरत से पाई जाती हैं। बिफोर स्पाइरल्स एंड एलिप्टिकल्स डेवलप्ड, ये स्पाइरल और एलिप्टिकल से पहले की हैं। असाइड फ्रॉम दीज 3 क्लासिक कैटेगरीज, एस्ट्रोनॉमर्स हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड मैनी यूजुअली शेप्ड गैलेक्सीज दैट सीम टू बी इन अ ट्रांजिटरी फेज ऑफ गैलेक्सी
गैलेक्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज फाइंड आउट की हैं जो कि टेम्पररी हैं, जो कि हमारे टेम्पररी डेवलपमेंट में पाई जाती हैं। उनकी आर्जी उनकी डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है और फिर वो ख़त्म होती हैं। दीज इंक्लूड दोज इन द प्रोसेस ऑफ कोलाइडिंग और इंटरेक्टिंग, ये वो हैं जो कि मुसलसल एक दूसरे से टकरा रही हैं। एंड दोज विद एक्टिव न्यूक्लियाई इंजेक्टिंग जेट्स ऑफ गैस, और वो हैं जिनके अंदर से मुसलसल इजेक्ट हो रही है, गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। वाइल द डिस्टेंसेस बिटवीन गैलेक्सीज सीम लार्ज, सो टू आर गैलेक्सीज डायमीटर्स। चूंकि इन गैलेक्सीज का दरमियानी फासला बहुत ज़्यादा है, इसी तरह गैलेक्सीज के जो डायमीटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। कंपेयर टू स्टार्स, गैलेक्सीज आर रिलेटिवली क्लोज टू वन अनदर। स्टार्स के एज कंपेयर टू स्टार्स के मुकाबले में ये गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत करीब हैं। दे इंटरैक्ट एंड इवन कोलाइड, वो आपस में बात करते हैं, जैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनका आपस में टकराव होता है। दे इंटरैक्ट एंड इवन कोलाइड व्हेन गैलेक्सीज कोलाइड, जब ये पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराती हैं, दे पास थ्रू ईच अदर, एक दूसरे के अंदर से गुजर जाती हैं। देयर स्टार्स डोंट क्रैश इनटू ईच अदर, हालांकि ये एक दूसरे के अंदर से गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी इनके स्टार्स आपस में क्लैश नहीं करते, बिकॉज ऑफ द इमेंस डिस्टेंसेज बिटवीन दैम, क्योंकि उनके दरमियान बहुत बड़ा फासला होता है। हाउएवर ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस बिटवीन कोलाइडिंग गैलेक्सीज कुड क्रिएट न्यू वेव्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन, लेकिन जो ग्रेविटेशनल कशिश सकल इनके दरमियान होती है, जैसे वो रगड़ खा जाते हैं आपस में, ये कोलाइडिंग गैलेक्सीज जो हैं वो एक नई लहर पैदा कर सकती हैं स्टार्स की, सुपरनोवाज एंड इवन ब्लैक होल्स। सो कोलिजन्स डू डिस्टॉर्ट अ गैलेक्सीज शेप, ये कोलिजन्स जो हैं वो गैलेक्सी की शक्ल को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। 4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी इज डेस्टिन्ड फॉर अ कोलिजन विद द नेबरिंग स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी। Now he says that कुछ अरसा पहले, now in front of you on the screen barred spiral galaxy is coming. Now see barred spiral galaxy before you. Now here comes Andromeda galaxy. Andromeda, अब हमें इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं वो एक दूसरे से होके गुजरती हैं, लेकिन उनके अंदर जो स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से क्रैश नहीं करते, एक दूसरे से नहीं टकराते। क्यों? कि इन स्टार्स के अंदर ये स्टार्स बहुत दूर दूर फासले पे वाक़या होते हैं। ये तो हमें एक दूसरे के करीब, यहाँ से इंसानी आंख उनको देखती है तो ऐसे लगता है जैसे एक झुरमट है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इवन ये गैलेक्सीज अगर आपस में टकराएं तो इनके सितारे आपस में क्रैश नहीं करते, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला होता है। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि जो कशिश सकल की वजह से इनके दरमियान गैलेक्सीज का आपस में जो रगड़ाव होता है, जो वो रगड़ खाती हैं, उससे कोलिजन होती है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ही सेज दैट डिस्टॉर्ट गैलेक्सी शेप, उसमें ये होता है कि गैलेक्सी की शक्ल थोड़ी सी बिगड़ जाती है, जो आपस में थोड़े सा उनका कोलिजन जो रगड़ खाती है उससे गैलेक्सी की शेप थोड़ी बिगड़ जाती है। 4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 बिलियन साल पहले, आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी इज डेस्टिन्ड फॉर अ कोलिजन विद द नेबरिंग स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी थी उसके बारे में ये कहा जाता था कि स्पाइरल और उसके साथ टकराव हुआ था एंड्रोमेडा गैलेक्सी का, स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी का टकराव हुआ था। ये आपके सामने स्क्रीन पे स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी सामने आ रही है आपके। द सन विल लाइकली बी फ्लंग इनटू अ न्यू रीजन ऑफ आवर गैलेक्सी, यानी ये कहा गया कि हमारा जो मिल्की वे है वो उसके साथ कोलिजन होगा हमारे नेबरिंग में, हमारी ज़मीन के साथ जो नेबरिंग में एक स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यानी ये कहा गया था कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो हमारी गैलेक्सी से टकराएगी। द सन विल लाइकली बी फ्लंग इनटू अ न्यू रीजन, जिसके नतीजे में ये होगा कि सूरज जो है वो एक नए इलाके में, इट विल बी फ्लंग, एक नए इलाके में अपने आप को पाएगा ऑफ आवर गैलेक्सी। बट आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम आर इन नो डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारी ज़मीन और हमारा जो सोलर शमसी निज़ाम है वो इस खतरे से बाहर है।
तबाह होने के खतरे से बाहर है, यानी ये फियर था कि कहीं ज़मीन जो है और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तबाह ना हो जाए, ये जो हमारा नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उससे टकराने के बाद। लेकिन अब ये पता चला कि ये हमारे वी आर आउट ऑफ डेंजर, हमारी ज़मीन जो है, हमारा सोलर सिस्टम खतरे से बाहर है। क्यों? कि एंड्रोमेडा इज नाउ 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। एंड्रोमेडा हमसे, अब हमें जो हबल टेलीस्कोप ने इमेजेस दी हैं, तो ऑल दो इट इज़ अ नेबरिंग स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है, लेकिन नेबरिंग होते हुए भी ये हमसे तकरीबन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। बट इट इज़ इनएक्सोरेबली फॉलिंग टूवर्ड द मिल्की वे, लेकिन विदाउट स्टॉपिंग। Inexorably means without stopping, it is falling towards the Milky Way under the mutual pull of gravity between the two galaxies। क्योंकि हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के दरमियान चूंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये मुसलसल हमारे प्लैनेट की तरफ खिंची जा रही है, एंड द इनविजिबल डार्क मैटर दैट सराउंड्स देम बोथ। और फिर ये है कि इन दो गैलेक्सीज के दरमियान ग्रेविटेशनल पुल है, और सेकेंडली एक डार्क मैटर है जो इन दोनों को घेरे हुए है, दोनों गैलेक्सीज को घेरे हुए है। Exoplanets, planets which exist outside the Earth solar system. The appearance and makeup of galaxies are shaped over billions of years by interactions with groups of stars and other galaxies. इसीलिए ये तमाम गैलेक्सीज जिस तरह हमारे सामने आ रही हैं, या इनकी जो बनावट है वो बिलियन ऑफ ईयर्स पे मुहित है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, फिर डिफरेंट गैलेक्सीज का आपस में इंटरेक्शन होता है, और ये तमाम गैलेक्सीज बन रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्वेशंस लेड टू द आइडिया दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स की ये जो मुशाहिदात हैं, उन्होंने ये एक तसव्वुर कायम कर लिया कि हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है। साइंटिस्ट एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स एट 13.8 बिलियन ईयर्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एक्सपेंशन। साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया है कि इस कायनात की जो उम्र है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ एक्सपेंशन। उन्होंने ये जो जिस रफ्तार से एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, उसकी रफ्तार से उन्होंने अंदाज़ा लगाया है। द अर्ली यूनिवर्स वॉज फिल्ड मेनली विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले की जो इब्तदाई कायनात थी वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई थी, विद सम एरिया स्लाइटली डेंसर देन अदर्स। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कुछ एरियाज जो थे वो ज़्यादा क्राउडेड थे और दूसरे कम थे। सो दीज डेंस एरिया स्लाइटली स्लोड द यूनिवर्स एक्सपेंशन। जहाँ पे ज़्यादा डेंस एरियाज थे उन्होंने ज़ाहिर यूनिवर्स का फैलाव को की जो रफ्तार है उसको थोड़ी कम की, अलाउइंग द हाइड्रोजन एंड हीलियम। और जिसमें जब रफ्तार कम हुई तो हाइड्रोजन और हीलियम जो थे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए इनटू स्मॉल क्लाउड्स, छोटे छोटे बादलों की सूरत में, स्वर्लिंग थ्रू, और स्पेस के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाने लगे। ग्रेविटी कॉज द गैस इन दीज क्लाउड्स टू क्लैप्स। और कशिश शकल की वजह से ये गैस इन क्लाउड्स के दरमियान गैस जो है वो सुकड़ती गई, जमा होती गई, एंड फॉर्म द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स। और उसने फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स को जन्म दिया, तख्लीक किया। These first stars rapidly burned out। ये जो पहले सितारे थे वो तेजी से जलते गए। ग्रेविटी कंटिन्यू टू क्लैप्स द क्लाउड। और ग्रेविटी उन क्लाउड्स को और दबाती गई, उस पर प्रेशर डालती गई। एज अदर क्लाउड्स केम क्लोज टू ईच अदर, जैसे जैसे दूसरे क्लाउड्स एक दूसरे के करीब आते गए, ग्रेविटी सेंट देम कैरीनिंग इनटू वन अनदर। और ग्रेविटी ने, इस कशिश शकल ने इनको एक दूसरे, जैसे जैसे वो करीब आए तो वो कशिश शकल इतनी तेज होगी कि एक झूले की तरह ये एक दूसरे से टकराए। एंड निटेड द क्लाउड्स इनटू लार्जर स्पिनिंग पैक्स। और इन्होंने क्लाउड्स को निट किया, उनको जोड़ दिया बहुत बड़े बड़े स्पिनिंग पैक्स की सूरत में। एज द क्लाउड्स फर्दर, यानी ये स्पिन करने लगे, तेज तेज घूमने लगे। एज द क्लाउड्स फर्दर क्लैप्स, जैसे जैसे क्लाउड्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लैप्स हुए, दे बिकेम रोटेटिंग डिस्क, वो गोल गोल डिस्क की सूरत बन गए। विच अमेस्ड मोर गैस एंड डस्ट, जैसे ही वो डिस्क बने यानी वो स्पाइरल की सूरत में आ गए, और स्पाइरल घूमता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा गैस और डस्ट को अपने अंदर लपेटता रहा। न्यू स्टार्स फॉर्म्ड, इनसे नए सितारे बने, क्रिएटिंग एक्सटेंसिव स्पाइरल आर्म्स फिल्ड विथ कॉलोनीज ऑफ स्टार्स। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पाइरल
आर्म्स बनाए, सितारे गैलेक्सीज बनाई जो कि जिनके अंदर कॉलोनीज बन गई, स्टार्स की बड़ी बड़ी कॉलोनीज की फॉर्म में वो सामने आ गए। Our understanding of planets beyond our solar system is still in its infancy। कहते हैं कि हमारे planets, हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर के जितने भी प्लैनेट्स हैं, अभी उनके बारे में हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो समझ है, अभी अपने इब्तदाई स्टेज पे है। बिकॉज प्लैनेट्स इन अदर सोलर सिस्टम्स आर एक्स्ट्रॉर्डिनरीली डिफिकल्ट टू सी डायरेक्टली, क्योंकि ये दूसरे सोलर सिस्टम्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनको बहुत देखना, डायरेक्टली उनको देखना बहुत मुश्किल है। एस्ट्रोनॉमर्स हैव हैड टू कम अप विद इनोवेटिव वेज टू हंट फॉर देम। अब एस्ट्रोनॉमर्स को तो जाहिर बात है नए तरीके दरियाफ्त करने थे उनको देखने के लिए, उनकी तलाश के लिए। ओनली रिसेंटली हैव आवर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स बीन अप टू द टास्क ऑफ फाइंडिंग एक्सोप्लैनेट्स। अभी अभी रिसेंटली, कुछ इन द नियर पास्ट, हमारी टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई जिनकी वजह से एक्सोप्लैनेट्स को दरियाफ्त किया गया, उनको तलाश किया गया, जो कि हमारे अर्थ के सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स। अभी अभी उनको दरियाफ्त किया गया। द क्वेस्ट टुक अ ह्यूज लीप फॉरवर्ड इन 2000। ये जो हमारी तलाश थी, ये जो क्वेस्ट थी, ये सर्च थी, वो तकरीबन 2000 में उसने जंप लगाई। 2000 में when Hubble studied the exoplanet HD 209458b, the first extrasolar planet known to make transits across the face of its star outside the, so extrasolar planet which exist outside the solar system, known to make transits across the face of its star. Hubble became the first telescope to directly detect an exoplanet's atmosphere। हबल सबसे पहला टेलीस्कोप है जिसने एक्सोप्लैनेट का जो खला है उसको डायरेक्टली डिटेक्ट किया, सर्च किया एंड सर्वे इट्स मेकअप। और ये कैसे बना उसके बारे में सर्वे किया। एज अ प्लैनेट पासिस बिटवीन इट्स स्टार एंड अस, जैसे ही वो प्लैनेट अपने स्टार और हमारे प्लैनेट के दरमियान से गुजरता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। एक बहुत कम मिकदार में रोशनी जो है वो सितारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है बाय द गैस इन द, क्योंकि प्लैनेट के जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैस होती है उससे थोड़ी सी लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, लीविंग केमिकल फिंगरप्रिंट्स इन द स्टार्स लाइट। और स्टार की रोशनी में कुछ छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स छोड़ता है, केमिकल फिंगरप्रिंट्स। इनको केमिकल फिंगरप्रिंट्स का नाम दिया गया है, कुछ केमिकल्स वहां पे छोड़ देता है। क्योंकि ये लाइट को अब एब्जॉर्ब करता है तो उस लाइट में देखा गया कि कुछ छोटे छोटे केमिकल्स पाए गए हैं। इन द केस ऑफ HD 209458b, हबल डिटेक्टेड द सिग्नेचर ऑफ सोडियम। हबल ने देखा कि ये सोडियम का एक निशान है दैट डिड नॉट बिलोंग टू द स्टार, जो उस स्टार का अपना नहीं है। इट वॉज द मार्क ऑफ सोडियम गैस इन द एटमोस्फेयर ऑफ द प्लैनेट। ये उस प्लैनेट की जो खला है उसमें सोडियम गैस का निशान है। Since then, astronomers have discovered many more planets transiting their stars। उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि और ज़्यादा प्लैनेट्स को दरियाफ्त किया जो अपने सितारों के दरमियान से गुजर रहे हैं, एंड हैव यूज्ड हबल टू इन्वेस्टिगेट सम ऑफ दोज प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर्स। और हबल की मदद से उन्होंने उस प्लैनेट के जो खला हैं उनके बारे में मजीद तहकीक की। इन द एटमॉस्फेयर एक्सोप्लैनेट HD 189733b लोकेटेड 63 लाइट ईयर्स अवे, हबल डिटेक्टेड मीथेन। हबल ने मीथेन भी डिस्कवर की, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। दिस वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाइड इन द एटमॉस्फेयर। ये पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया गया जो कि एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट में पाया गया आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। Then in 2018, astronomers Hubble conducted the first spectroscopic survey of several Earth-sized planets orbiting in their star's habitable zone। Hubble ने और भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे किया जिसमें बहुत से अर्थ साइज प्लैनेट्स को दरियाफ्त किया गया जो कि अपने स्टार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं हैबिटेबल जोन्स के अंदर। अ रीजन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार वेयर लिक्विड वाटर द की टू लाइफ एज वी नो इट कुड एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट सर्फेसेस। अ रीजन ये एक ऐसा इलाका है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार, जो स्टार से कुछ फासले पर है, वेयर लिक्विड वाटर, जहाँ पे पानी, द की टू लाइफ, जो जिंदगी का जरिया है,
could exist on the planet surfaces, जो हम देख सकते हैं कि planet के सतह पे उसका वजूद हो सकता है. Only 40 light years away, a stone's throw on the scale of our galaxy, scientists found 7 planets orbiting the red dwarf star, that is TRAPPIST-1. 4 of these planets lie in the star's habitable zone. और साइंटिस्ट ने ओनली 40 लाइट ईयर्स अवे, स्टोन्स थ्रो ऑन द स्केल ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के स्केल पर साइंटिस्ट फाउंड 7 प्लैनेट्स. हमारे गैलेक्सी के स्केल पे उन्होंने 7 प्लैनेट्स दरियाफ्त किए जो कि रेड ड्वार्फ स्टार, एक छोटे से सुर्ख कलर के तारे के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिसको TRAPPIST-1 का नाम दिया गया. 4 ऑफ दीज प्लैनेट्स लाई इन द स्टार्स हैबिटेबल जोन. इनमें से 4 सियारे जो हैं वो हैबिटेबल जोन के इर्द गिर्द मौजूद हैं. Hubble revealed that at least 3 of the habitable zone exoplanets don't seem to exist puffy, hydrogen-rich atmosphere similar to gaseous planets such as Neptune. This means the atmospheres may be more shallow and rich in heavier gases like those found in Earth's atmosphere, such as carbon dioxide, methane and oxygen. Hubble ने ये जाहिर किया कि 3 जो हैबिटेबल जोन एक्सोप्लैनेट्स हैं वो पफी नहीं हैं, यानी बहुत उभरे हुए नहीं हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है उनके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा, जैसा कि सिमिलर टू गैसियस प्लैनेट्स जैसे कि नेपच्यून पे पाए जाते हैं, यानी उसमें भी हाइड्रोजन नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एटमॉस्फेयर्स हैं, ये जो एक्सोप्लैनेट्स हैं हमारे जो अर्थ के बाहर के एटमॉस्फेयर में पाए गए हैं, ये इतने ज़्यादा डीप नहीं हैं. एंड बिकॉज दे आर शैलो, इतने डीप नहीं है, और इनमें बहुत ज़्यादा गैसेस हैं लाइक दोज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है. इन एक्सोप्लैनेट्स पे भी इसी तरह की गैसेस पाई गई हैं. As we try to study smaller and smaller planets, जैसा कि हम छोटे से छोटे planets को पढ़ने की, मुताला करने की कोशिश करते हैं, we'll need even greater precision enabled by more powerful telescopes and advanced technologies such as those provided by James Webb Space Telescope. और वो कहता है कि हमें we'll need even greater precision, हमें बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत होगी, और जो कि बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स हमें प्रोवाइड करेंगे. एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हमारे सामने एग्जैक्टनेस आएगी इनकी, इस मुताले की, और सच एज दोज प्रोवाइडेड बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है. सम डे द सेम काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस हबल इज़ मेकिंग कुड रिवील द केमिकल सिग्नेचर्स ऑफ लाइफ. कोई दिन ऐसा भी आएगा कि इसी तरह के एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात होंगे हमारे खला के, जो हबल हमारे सामने लाएगा, कुछ केमिकल सिग्नेचर्स ऑफ लाइफ लेके आएगा ऑन अ फार ऑफ वर्ल्ड. हो सकता है कि यहाँ से दूर दराज कहीं कोई ऐसे प्लैनेट्स भी, कोई ऐसी दुनिया भी हो जहाँ पे ज़िंदगी के आसार नज़र आए. हबल कुछ ऐसे केमिकल सिग्नेचर्स वहाँ पे हमें शो करे कि जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ ज़िंदगी के आसार मुमकिन हो सकते हैं. इफ़ लाइफ डज एग्जिस्ट अमंग द स्टार्स, अगर इन सितारों के दरमियान ज़िंदगी का वजूद हो, दिस कुड बी हाउ वी फाइंड इट, दिस कुड बी हाउ वी फाइंड इट. ये ऐसे ही होगा जैसा कि हमने इसको तलाश किया हबल के जरिए. So exoplanets have always been and still are difficult to find. These exoplanets, ये जो अर्थ की सरफेस से बाहर हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जो प्लैनेट्स हैं, वो कहते हैं कि अब तक कुछ मुश्किल है उनको तलाश करना. Seeing them directly is like looking for a firefly next to the lighthouse from a mile away. अगर आप उनको डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो वो ऐसे ही होगा जैसे बहुत मीलों दूर किसी लाइट हाउस के साथ आप किसी जुगनू को देखना चाहेंगे. Astronomers have had to devise clever and highly precise techniques to uncover exoplanets. Astronomers ने उनको करना था, had to devise clever and highly precise techniques, बहुत ही एग्जैक्ट किस्म की टेक्निक्स उनको बनानी है to uncover exoplanets, ताकि इनको दरियाफ्त किया जा सके. Hubble continues to make significant contributions to the search for and study of planets around other stars. Hubble जो है वो बहुत ज़्यादा अहम कंट्रीब्यूट कर
बेनिफिशियल है बहुत अहम तरीके से साथ वाले प्लैनेट्स जो हैं, स्टार्स के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स हैं, उनकी स्टडी में, उनकी तलाश में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. इट्स लॉन्गेविटी, स्टेबिलिटी, इंस्ट्रूमेंटल सेंसिटिविटी मेक इट अ यूनिक एसेट इन द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एलियन वर्ल्ड्स. इसकी तवील जो शेप है, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो मजबूती है, इस्तेहकाम है, इंस्ट्रूमेंटल सेंसिटिविटी है, इसके अंदर जो हिस्स है वो इसको मेक इट अ यूनिक एसेट. ये एक बहुत ही अहम और बहुत कीमती हमारा एक एसेट है, असासा है इन द क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एलियन वर्ल्ड्स. जो अननोन अजनबी दुनिया है उसको समझने के लिए, उसकी तलाश में ये जो हबल टेलीस्कोप है, इसकी लॉन्गेविटी, उसकी स्टेबिलिटी, इंस्ट्रूमेंटल सेंसिटिविटी बहुत अहम असासा है हमारे लिए. द ग्रेट कैथीड्रल्स वर मॉन्यूमेंट्स टू द ग्लोरी ऑफ. He says that the great cathedrals, जो बहुत बड़े बड़े और बहुत कदीम ज़माने के जो टेम्पल्स बने हुए हैं, अगर आप उनको देखें तो वो खुदा की शान बयान करते हैं. द ग्रेट पिरामिड्स वर मॉन्यूमेंट्स टू द फियर डेथ. जो पुराने ज़माने में ग्रीक्स ने पिरामिड्स बनाए थे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फियर, दे आर द मॉन्यूमेंट्स. ये एक ऐसी यादगारें हैं टू द फियर ऑफ डेथ. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो ग्रेट वॉल है, इट वॉज द अल्टीमेट डिफेंस फोर्ट्रेस है डेफिनेटली. द पनामा कैनाल जो कि सेंट्रल अमेरिका में वाक़या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर 51 वाटर वे इन पनामा दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन. So this is the he says that timely revolution in global transformation. ये एक बहुत बड़ा revolution था, ये इनकलाब था ये global transportation के सिलसिले में. So the Hubble telescope has earned a place in history. इसी तरह Hubble telescope ने भी, space telescope ने भी तारीख में अपनी एक जगह बना ली है. That will be written a millennium from now, जो कि आज से millions सदियों के बाद इसके बारे में लिखा जाएगा. इट विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्योर ह्यूमन क्यूरियोसिटी. इसको याद किया जाएगा कि ये ख़ास इंसान की जो क्यूरियोसिटी है, इंसान के तजस्सुस का एक बहुत बड़ा ये मुजाहिरा है, मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है. इंसान, प्योर ह्यूमन क्यूरियोसिटी, जो खालिस इंसानी तजस्सुस का जो इजहार है, ये उसका एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है. इट विल बी, ये जो हबल टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, ये इंसान के तजस्सुस की वजह से ये तख्लीक की गई. यानी आज से मिलियंस ईयर्स के बाद इसको भी ऐसे ही देखा जाएगा जैसे पनामा कैनाल है, पिरामिड्स हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो मशहूर हो गए. इस तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी लिखा जाएगा कि इंसान की तजस्सुस का ये एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है, हबल स्पेस टेलीस्कोप. I hope this is clear to you. I have tried my level best to make it as easy as possible. I hope it is clear now. Now let us start exercise, which includes question number 1 as why did cosmologists need a telescope in space well above the Earth's atmosphere? Your answer is the cosmologists need a telescope into space to get around the Earth's atmosphere so that we can get a clearer view of the planets, stars and galaxies that we are studying. कॉस्मोलॉजिस्ट्स को टेलीस्कोप की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसकी बेहतरीन और वाज़े तस्वीरें देख सकें कि कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से स्टार्स वाक़ हैं वहाँ पे, कौन सी गैलेक्सीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, ताकि उनकी क्लियर पिक्चर्स हमारे सामने आ जाएं. इट वुड बी एबल टू सर्वे द कंप्लीट स्फीयर ऑफ द स्काई. और ये टेलीस्कोप इस काबिल है कि ये आसमान के तकरीबन तमाम मुकम्मल
ये जो आसमान के कंप्लीट मुकम्मल कुरा की तस्वीरें बनाए, यानी मुकम्मल जो राउंड शेप है उसके सर्वे करे। Our atmosphere acts like a protective blanket, letting only some light through while blocking others. क्योंकि हमारा जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे लिए, जो कि सिर्फ कुछ रोशनी ही पास कर सकता है जबकि बाकी चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए देयरफॉर द कॉस्मोलॉजिस्ट नीडेड अ टेलीस्कोप, इसलिए कॉस्मोलॉजिस्ट को टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी ताकि ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर जो दुनिया आबाद है, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, उनको उनका मुशाहिदा किया जाए। Above the interference of the Earth's chaotic atmosphere which blurs the view, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो ब्लर कर देता है व्यू को, वो क्लियर पिक्चर्स नहीं आती, इसलिए टेलीस्कोप को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फिक्स करना पड़ा ताकि बाहर की दुनिया का मुशाहिदा किया जा सके। इन ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स अ टेलीस्कोप वॉज नीडेड टू एक्सप्लोर द एक्सोप्लैनेट्स, इसलिए टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ी कि जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, जो बाहर अर्थ के स्फेयर से बाहर जो प्लैनेट्स हैं उनको देखा जा सके, उनके बारे में तहकीक की जा सके। Question number 2. What does the author mean by the sentence, when we look at stars, we look at history? I have already explained it during the explanation of the chapter that the writer says that when we look at stars, we look at history. जब हम सितारों को देखते हैं तो इसका मतलब हम तारीख देख रहे हैं। What does it mean? The light that arrive at a location from the farthest objects in the universe is light that left those objects billions of years ago. ये जो लाइट, ये जो रोशनी हम तक आसमान से पहुंच रही है, जो हम तक अभी पहुंची है, इसने कितने बिलियन साल पहले जिन ऑब्जेक्ट से ये रोशनी आ रही है, उन ऑब्जेक्ट्स को बिलियन साल पहले इन्होंने छोड़ा होगा, इस रोशनी ने वहां से तब चली होंगी और आज हमारे पास ये पहुंच रही हैं। सो वी सी देम एज दे अपीयर्ड लॉन्ग अगो, हम उन्हें अपने सामने देख रहे हैं लेकिन वो बहुत अरसा, बिलियन ऑफ ईयर्स अगो वो वहां से चली थी। सो द टेलीस्कोप्स लुक एट द प्रेजेंट टाइम पैटर्न ऑफ अ बीम ऑफ लाइट। हमारा टेलीस्कोप जो है सारा वो आती हुई रोशनी को जो हम तक पहुंच रही है वो उसको देख रहा है। While this beam of light has been traveling through the space for millions of years to reach us, जबकि ये लाइट मिलियन ऑफ ईयर्स इसने सफर किया है हम तक पहुंचने के लिए। So this beam of light is the same as it has been when it was first created by the distant galaxy millions of years ago. ये जो लाइट की बीम है, जिसको रोशनी की किरण कहते हैं, ये वही है जो कि बहुत दूर दराज गैलेक्सीज ने मिलियन ऑफ ईयर्स पहले क्रिएट की थी और ये हम तक आज पहुंची है। सो that's why the author says that when we look at stars, we look at history. जाहिर है जो आज हम तक एक रोशनी पहुंच रही है, पता नहीं कितने साल, सदियां पहले ये वहां से चली थी, तो जाहिरी बात है ये हिस्ट्री है, ये तो तारीख है एक, ये अभी तो नहीं चली, अभी चल के हम तक पहुंच गई, कई सालों पहले, 1000 साल पहले ये चली और आज हम तक पहुंची। Question number 3 is, why will the life on Earth not disturb even our galaxy? Milky Way collides with its neighboring Andromeda. अब क्वेश्चन ये है कि जिंदगी, जमीन पर जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी जब हमारा नेबरिंग गैलेक्सी है हमारी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, जब वो हमारे मिल्की वे से कोलाइड करेगी, उससे टकराएगी, तो हमारी जिंदगी को इस जमीन पे कोई खतरा नहीं है। The answer is direct collisions between stars and planets is highly unlikely. क्यों? कि वो कहते हैं ये एक हकीकत है कि सितारे और सियारे, planets and stars, वो डायरेक्ट आपस में नहीं टकराते due to the relatively low density of objects in the Milky Way and Andromeda. क्योंकि एंड्रोमेडा और मिल्की वे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, जितने भी हैं, उनकी डेंसिटी बहुत लो है, उनका जो हजम है, उनका जो गाढ़ापन है, उनकी जो कसाफत है वो बहुत कम होती है, इसलिए वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं टकराते।
देयरफॉर द लाइफ ऑन अर्थ वोंट डिस्टर्ब। अगर हमारा नेबरिंग जो हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा वो हमारी अर्थ से टकरा भी जाएगा तो हमारी जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी। सेकेंडली व्हेन द गैलेक्सीज कोलाइड, दूसरा ये कि जब ये आपस में टकराती हैं, ये गैलेक्सीज, ये कहकशां आपस में कहकशाएं टकराती हैं, दे पास थ्रू ईच अदर, वो एक दूसरे में से होके गुजरती हैं। सो देयर स्टार्स डोंट क्रैश इनटू ईच अदर। गैलेक्सीज तो एक दूसरे को पास कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो सितारे हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराते बिकॉज ऑफ देयर इमेंस डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से बैठे हुए तो हमें आसमान पे वो एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। इसलिए जब गैलेक्सीज इवन पास थ्रू ईच अदर, एक दूसरे को पास भी करती हैं, तो ये सितारे आपस में कभी नहीं टकराते। सो 4 बिलियन ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले, आवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी इज डेस्टिन्ड फॉर अ कोलिजन विद द नेबरिंग स्पाइरल एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये कहा गया था कि हमारा जो मिल्की वे है ये हमारे नेबरिंग एंड्रोमेडा से टकराएगी। The sun will likely be flung into a new region of our galaxy। ये जो सूरज होगा वो फ्लंग करेगा, उड़ के एक न्यू रीजन में, एक न्यू गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी के एक नए इलाके में सेटल होगा। बट आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम आर इन नो डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। लेकिन इनको, हमारी ज़मीन को, जो हमारा शमसी निज़ाम है, उसको तबाह होने का कोई ख़तरा नहीं है। इट इज़ आउट ऑफ डेंजर। Question number 4 is, what is the Hubble Deep Field? Hubble Deep Field, HDF क्या है? The Hubble Deep Field is an image of a small region। ये एक छोटे से इलाके का एक इमेज है, एक तस्वीर है। In the constellation Ursa Major, constructed from a series of observations by the Hubble Space Telescope। Hubble Space Telescope की मदद से एक ऐसे एरिया को, एक ऐसे रीजन को दरियाफ्त किया गया जिसमें स्टार्स का कॉन्स्टलेशन है, वो जुड़े हुए हैं, एक जगह उनका झुरमट है। एस्ट्रोनॉमर्स फोकस्ड हबल ऑन एम्प्टी पैच ऑफ स्काई फॉर 10 days। असल में ये हुआ कि एस्ट्रोनॉमर्स ने 10 दिनों के लिए, जो उनको लग रहा था कि ये आसमान का एक खाली टुकड़ा है, उस पे उन्होंने टेलीस्कोप को फिक्स किया कि इसका इमेज बनाया जाए कि वाकई ये खाली है, ये पैच ऑफ स्काई बिल्कुल खाली है, यहाँ कोई स्टार नहीं है, कोई हेवनली बॉडीज नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है। It found 10,000 galaxies at various stages of evolution and covers a patch of sky smaller than the size of a pinhead held at arm's length। लेकिन हबल ने जो, टू आवर सरप्राइज, हबल ने जो तस्वीरें बना के भेजी तो उसमें ये खाली पैच ऑफ स्काई नहीं था, हमारी नज़रों से ये ओझल था, लेकिन यहाँ पे 10,000 गैलेक्सीज मिली जो कि दे वर एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की कर रही हैं। एंड कवर्स अ पैच ऑफ स्काई स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ पिनहेड। और उस स्काई, उस आसमान के उस हिस्से को इन्होंने टोटली कवर किया हुआ है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ पिन हेड। ये जो पेपर पिन होता है, ये जो कॉमन पिन जिसको हम कहते हैं, उसका जो हेड होता है, उस पिन हेड की तरह के साइज के हैं, हेल्ड एट आर्म्स लेंथ, और एक दूसरे से आर्म्स लेंथ के फासले पे हैं। सो दिस स्टनिंग इमेज वॉज कॉल्ड द हबल डीप फील्ड। इस जो हैरानकुन तस्वीर है, इसको हबल डीप फील्ड के नाम से नाम दिया गया। द फील्ड इज सो स्मॉल दैट ओनली अ फ्यू फोरग्राउंड स्टार्स इन द मिल्की वे लाई विद इन इट। ये फील्ड, ये जो खेत है, छोटा सा एक मैदान है, वो इतना छोटा है कि सिर्फ फोरग्राउंड स्टार्स जो हैं वो मिल्की वे में पाए जाते हैं, इसके अंदर मिलते हैं। दस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द 3000 ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज आर गैलेक्सीज। और ये जो 3000 ऑब्जेक्ट्स हैं इन द इमेजेस, जो कि हमें तस्वीरें मिली हैं 3000 ऑब्जेक्ट्स की, ये गैलेक्सीज हैं। सम ऑफ विच आर अमंग द यंगेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंट नोन। जिनमें से कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो बहुत छोटी हैं, यानी यंग हैं, अभी अभी ऐसा लगता है कि वो बनी हैं, और बहुत ज़्यादा फासले पे हैं।
बाय रिवीलिंग सच लार्ज नंबर्स ऑफ वेरी यंग गैलेक्सीज, ये जब स्मॉल जो कि एक एम्प्टी पैच नजर आ रहा था स्काई का, वहां पे जब हमें इतने बड़ी तादाद में गैलेक्सीज मिली, छोटी गैलेक्सीज जो अभी अभी एवोल्यूशनरी स्टेज पे हैं, द HDF हैज बिकम अ लैंडमार्क इमेज इन द स्टडी ऑफ द अर्ली यूनिवर्स। ये HDF जो है हबल डीप फील्ड जो है, ये एक निशान, एक जरिया बन गया, एक निशान बन गया, लैंडमार्क इमेज इन द स्टडी ऑफ अर्ली यूनिवर्स, जिससे हमें इब्तदाई जो कायनात थी उसके मुताले में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि कैसे गैलेक्सीज बनती हैं। हबल ने तो अभी प्रेजेंट जो पैच ऑफ स्काई था वहां से हमें खाली नजर आ रहा था, तो हबल ने उसकी 10,000 गैलेक्सीज की तस्वीरें बना के भेजी कि ये खाली नहीं है, यहाँ 10,000 गैलेक्सीज वाक़ हैं जो अभी एवोल्यूशनरी स्टेज पे हैं, अभी बन रही हैं वो। इससे हमें मदद मिलती है कि कायनात कैसे बनी, इससे बहुत सी चीजें साइंसदानों को और हमारे सामने आई और क्लियर हुई। Question number 4 is what is the Hubble Deep Field, and question number 5 is how does the formation of stars take place in star nurseries? के स्टार नर्सरीज में सितारे कैसे बनते हैं? हबल हैज थॉरली स्टडीड स्टार्स। हबल ने तो स्टार का बगौर और बहुत तफसीली जायजा लिया, उसका मुताला किया। द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ इज द सन। उसने कहा कि ज़मीन से जो सबसे करीबी है वो सूरज है, विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ कोलैप्स्ड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। और वो कैसे बना कि गैस और डस्ट का एक बादल था जो कि कोलैप्स हुआ, जो सुकड़ गया, कोलैप्स हुआ, उसमें प्रेशर बन गया। स्टार्स आर बॉर्न इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, और फिर जब वो बर्स्ट हुआ तो गैस और डस्ट का जो बादल था उससे सितारे बने। वन सच स्टेलर नर्सरी इज द ओरियन नेबुला। उसकी एक मिसाल हमारे पास ओरियन नेबुला नर्सरी है। टर्बुलेंस फ्रॉम डीप विद इन दीज क्लाउड्स क्रिएट्स हाई डेंसिटी रीजन्स कॉल्ड नॉट्स। इनके अंदर जो इन क्लाउड्स के अंदर जो टर्बुलेंस होती रहती है, इरेगुलर जो मोशन होता है गैस का, डस्ट का, ये सब जो टर्बुलेंस होती रहती है, इट क्रिएट्स हाई डेंसिटी रीजन्स, और इसमें बहुत ज़्यादा दबाव वाले, प्रेशर वाले इलाके बनते हैं जिनको नॉट्स कहते हैं। आपने पीछे जो हमने एक्सप्लेनेशन की थी उसमें मैंने नॉट्स के इमेजेस भी आपको दिखाए थे, विच कंटेन सफिशिएंट मास that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction। इनके अंदर इतना ज़्यादा मवाद होता है कि जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़ते हैं, ये कोलैप्स होते हैं, तो गैस और डस्ट जो है उनके वो प्रेशर से, as it collapses, pressure from gravity causes the material at the center to heat up। जाहिर बात है जैसे जैसे वो कोलैप्स होता जाता है, दरमियान में सेंटर जो इनका वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, क्रिएटिंग अ प्रोटोस्टार, जिससे प्रोटोस्टार बनता है। वन डे दिस कोर बिकम्स हॉट इनफ, और एक दिन ऐसा आता है कि ये जो सेंटर है ये इतना गर्म हो जाता है, इनफ टू इग्नाइट फ्यूजन एंड स्टार इज फॉर्म्ड। एकदम से ये फायर में चेंज हो जाता है, इट गिव्स आउट फायर, एकदम से फायर, एक शोला उठता है, एंड स्टार इज फॉर्म्ड, और स्टार बन जाता है। दिस इज हाउ द स्टार्स आर फॉर्म्ड इन स्टार नर्सरीज। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू साइंटिस्ट्स स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्सोप्लैनेट थ्रू फिंगरप्रिंट टेक्निक? फिंगरप्रिंट टेक्निक के जरिए साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी करते हैं? व्हाट इज एक्सोप्लैनेट? अर्थ सरफेस से बाहर जो इर्द गिर्द के प्लैनेट्स हैं, दे आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स। In fact, the understanding of planets beyond our own solar system is still in its infancy। यानी अभी जो हमारे अपने शमसी निज़ाम जो है उससे बाहर की दुनिया की जो समझ है, स्टडी है, वो अभी हमारी इब्तदाई स्टेज पे है। ओनली रिसेंटली आवर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स आर अप टू द टास्क ऑफ फाइंडिंग एक्सोप्लैनेट्स। अभी अभी हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल हुई, कुछ टेक्निक्स डेवलप की गई जिन्होंने एक्सोप्लैनेट्स को फाइंड करने का, सर्च करने का काम किया। द हबल studied the exoplanet HD 209458b, the first extrasolar planet that made transits across the face of its star।
हबल ने एक एक्सोप्लैनेट को स्टडी किया जिसको HD हबल डीप 209458b का नाम दिया। द फर्स्ट, ये एक पहला एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट था जिसने ट्रांजिट्स बनाए थे अक्रॉस द फेस ऑफ इट्स स्टार, यानी इसका जो सितारा था उसकी सतह के गिर्द इन्होंने ट्रांजिट्स बना दिए थे। ट्रांजिट्स इन उर्दू आर कॉल्ड गुजरगाहें। इन्होंने गुजरगाहें, रास्ते बना लिए थे अक्रॉस द फेस ऑफ इट्स स्टार। एज द प्लैनेट पासिस बिटवीन इट्स स्टार्स एंड अस, जैसे ही वो प्लैनेट जो है वो अपने स्टार और हमारी अर्थ के दरमियान से गुजरता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। बहुत कम अमाउंट में लाइट जो है वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लीविंग केमिकल फिंगरप्रिंट्स इन द स्टार्स लाइट, वो ये होता है कि जो वो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, इसको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। लिविंग केमिकल, कुछ छोटा सा केमिकल छोड़ जाता है जिसको फिंगरप्रिंट का नाम दिया गया। इन द केस ऑफ HD 209458b, हबल डिटेक्टेड द सिग्नेचर ऑफ सोडियम। हबल ने डिटेक्ट किया कि ये जो फिंगरप्रिंट है दिस इज सोडियम दैट डिड नॉट बिलोंग टू द स्टार, क्योंकि ये स्टार से बिलोंग नहीं कर रहा। वो तो प्लैनेट जब उसके स्टार और अर्थ के दरमियान से गुजरा तो एक छोटी सी लाइट जो है वो फ्रॉम द स्टार इज एब्जॉर्ब्ड, फिर उस स्टार से वो एब्जॉर्ब कर गया लाइट बाय द गैस इन प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, इसको फिंगरप्रिंट कहा गया। तो हबल ने कहा कि एक इसको सोडियम के निशानात मिले हैं दैट डिड नॉट बिलोंग टू द स्टार, जो कि जाहिर है स्टार से बिलोंग नहीं करता। इट वॉज इन फैक्ट द मार्क ऑफ सोडियम गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट। ये पता चला कि प्लैनेट में कौन सी गैस मौजूद है, सोडियम गैस मौजूद है। सो दिस इज फिंगरप्रिंट टेक्निक। Question number 7 is, how will you explain in astronomical terms the statement, what you see is not always what you get? जो आप देखते हैं वो हमेशा वो नहीं होता जो आपको मिलता है, यानी जो आप हासिल कर लेते हैं वो नहीं होता जो आपको नजर आ रहा था। What does it mean? To the naked eye, the stars look like tiny points of light. अगर हम अपनी आंख से सिर्फ देखें तो हमें तो ये सितारे जो हैं वो छोटे छोटे रोशनी के पॉइंट्स, डॉट्स नजर आते हैं। बट स्टार्स आर नॉट टाइनी, दे आर ह्यूज। स्टार्स टाइनी नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। बर्निंग बॉल्स ऑफ गैस लाइक अवर सन, वो हमारे सूरज की तरह हर सितारा ही जो है वो जलता हुआ गैस का एक गोला है। They just appear small because they are so far away. ये दूर बहुत हैं जिस वजह से ये हमें छोटे नजर आते हैं। The nearest star to our solar planet is 4 light years away. सबसे करीबी हमारे शमसी निज़ाम के जो एक सितारा है वो भी हमारे 4 light years away है। What is light year? Light year in Urdu is called नूरी साल। वो फासला जो कि रोशनी एक साल में तय करती है, इट इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। सो आवर नियरेस्ट, हमारा जो सबसे करीब तरीन सितारा है वो भी 4 नूरी साल हमसे दूर है, विच इज 20 ट्रिलियन माइल्स, जो कि इन अदर वर्ड्स ये 20 ट्रिलियन माइल्स के फासले पर है। सो द स्टार्स में ऑल लुक द सेम डिस्टेंस अवे। ये तमाम सितारे इसी तरह, इसी हिसाब से एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एज इफ दे वर पेस्टेड ऑन द वॉल ऑफ अ जाइंट डोम, ऐसा लगता है एक गुंबद है जिसके ऊपर इनको चिपका दिया गया है इन सितारों को। बट दैट्स एन इल्यूजन टू, ये भी हमारा एक इल्यूजन है, ये भी हमारा एक वहम है। सम स्टार्स आर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स फार्दर अवे फ्रॉम अर्थ देन अदर्स। कुछ सितारे ऐसे हैं कि वो 10,000 नूरी साल हमसे दूर हैं। कुछ करीब हैं, कुछ बहुत दूर हैं। यू माइट फील लाइक यू आर सिटिंग स्टिल बट यू आर एक्चुअली फ्लाइंग थ्रू स्पेस इनक्रेडिबली फास्ट। आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप तो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त यू आर एक्चुअली फ्लाइंग थ्रू स्पेस इनक्रेडिबली फास्ट। अभी तो आप बहुत ज़्यादा रफ्तार से स्पेस के इर्द गिर्द असल में आप लोग घूम रहे हैं। दैट्स बिकॉज अर्थ इज कैरिंग यू लाइक अ स्पेसशिप। ये इसलिए है कि हमारी ज़मीन ने हमें जैसे स्पेसशिप के अंदर हम बैठे हुए हैं और उसने हमें उठाया हुआ है।
अर्थ इज स्पिनिंग, जमीन तो घूम रही है. इफ वी वर स्टैंडिंग ऑन द इक्वेटर, वी एंड द स्पॉट अंडर आवर फीट वुड बी रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 1000 miles per hour. अगर हम इक्वेटर पर खड़े हों तो हम देखेंगे, हम फील करेंगे कि हम और हमारे ज़मीन, हमारे पाँव के नीचे जो ज़मीन है वो तकरीबन 1000 मील पर घंटा की रफ्तार से मूव कर रही है, रोटेट, चक्कर लगा रही है. बट अर्थ इज ऑल्सो ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती है, मूविंग इवन फास्टर. वो बहुत ज़्यादा, इससे भी तेज़ रफ्तार में चल रही है, 67,000 miles per hour. जब ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है, ये चक्कर लगाती है, तो उस वक्त इसकी रफ्तार इवन और ज़्यादा हो जाती है. दैट इज़ 67,000 miles per hour. एक घंटा में 67,000 miles की रफ्तार से ये घूम रही है. एंड द सन इटसेल्फ इज मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी. सूरज भी हमारी गैलेक्सी के मरकज के गिर्द घूम रहा है, कैरिंग एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम विद इट. अपने साथ बहुत सी शमसी तवानाई में, शमसी निज़ाम में बहुत सी चीज़ें अपने साथ उठाए हुए हैं एट द रेट ऑफ 4,90,000 miles per hour. So therefore the statement what you see is not always what you get. जो आप देखते हैं वो नहीं है जो आपको मिल रहा है. is true as far as astronomy is concerned. जहाँ तक astronomy फल्कियात का ताल्लुक है, आपको ये statement सही नज़र आती है. Now that was all about the question. Meaning of the idioms. Now there are some idioms and you have to find out their meanings. To brighten up. To brighten up means to become more cheerful. एकदम से ज़्यादा खुश हो जाना. To take a shine to. It means to develop a liking for. To take a shine to means to develop a liking for. To make hay when the sun shines. That is to make the most of an opportunity while it lasts. के मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना चाहिए. कम रेन एंड शाइन, वट एवर द वेदर और सिचुएशन इज, चाहे जो भी हालात हों, वट एवर द वेदर, वट एवर द सिचुएशन. सो कम रेन एंड शाइन. टू चेज रेनबोज. To chase rainbows means to pursue something that is impossible, that is impractical. We always say don't chase rainbows. Rainbows का पीछा मत करो. It means that don't pursue some things which is impractical, which is only imaginable. To save for a rainy day, that is to put something aside for future time in which it may be needed. कुछ चीज़ों को फ्यूचर के लिए संभाल के रखना कि आज जब मुस्तकबिल में उनकी ज़रूरत पड़ेगी, मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखना. टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, यानी खुश्की में, खुश्क साली में आप बारिश के कतरे का इंतज़ार करना. व्हाट डज इट मीन्स? टू वेट और टू होप फॉर समथिंग विच हैज़ लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग. राइट एज रेन, दैट इज फिट एंड हेल्दी. टू टेक अ रेन चेक, it means to refuse an offer while demonstrating enthusiasm to accept it in the future. कि ऑफर को फॉर द टाइम बीइंग रिफ्यूज कर देना, लेकिन साथ में ये इजहार कर देना कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इसको कबूल कर लिया जाएगा. Into each life some rain must fall. हर एक की जिंदगी में कुछ बारिश का बरसना जरूरी है. It means that everyone must experience difficulties. हर एक ने मुश्किलात का सामना तो करना है, और इल फॉर्चून एट वन टाइम और अनदर, या किसी बुरे वक्त का, बुरी किस्मत का किसी एक टाइम पे या दूसरे वक्त में, ऐसा टाइम तो आना है हर एक की जिंदगी में. देन टू रेन ऑन समवन्स परेड, किसी की परेड पे बारिश हो जाना. इट मीन्स स्पॉइल समवन्स प्लान, किसी के मंसूबे को ख़राब कर देना, तबाह कर देना, या किसी के रास्ते में, किसी की खुशी के रास्ते में रुकावट बनना. टू रेन ऑन समवन्स परेड. नंबर 12, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स. That is, misfortunes seem to either all come in quick succession or all come at once. It means के एक के बाद sometimes मुसीबत इकट्ठी नहीं आती, थोड़ी थोड़ी करके एक के बाद दूसरी मुश्किल आती रहती है. Raining cats and dogs, raining heavily.
Dry spell means a period in which someone is having less success than usual. यानी ऐसा टाइम बंदे पे आता है कि उसको कम कामयाबी मिलती है, तो that is called a dry spell in one's life. Windfall, that is a large amount of money which is won or unexpectedly receive. Windfall. To shoot the breeze, that is to have a casual conversation. To get wind of something, to hear a rumor about something. To know which way the wind blows, to understand what is happening in changing circumstances and be able to anticipate what will happen in the future. कि देखें कि किस तरफ हवा चलती है. To sail close to the wind, to verge on the limit of what is acceptable, allowed or honorable. To sail close to the wind means to verge on the limit of what is acceptable, what is allowed, what is honorable. जो चीज़ honorable है, जो चीज़ allow की जाती है, जो चीज़ acceptable है, उसके साथ stick रहना, वैसा ही करना. That is to sail close to the wind. To throw caution to the wind, to take a great risk, to behave recklessly. खतरा मोल लेना. Cloud storm on the horizon. Cloud or storm on the horizon means approaching problem. कि कोई मुश्किल आने वाली है, कोई मसला पैदा होने वाला है. Every dark cloud has a silver lining. Every difficult situation has a more comforting and hopeful aspect. There is a hope even in a difficult circumstances. Cloud 9 means a state of great happiness. To have your head in the clouds, to have unrealistic, impractical or fanciful ideas. I don't have the foggiest. I don't have the foggiest. I don't have a clue. Means I have no idea at all. I don't have the foggiest mean I don't have a clue. मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है. मुझे नहीं पता. Now add prefixes and make a new word. Now see, satisfied, dissatisfied, not content, not happy. Then comes spell. प्रीफिक्स आपने मिस लगा दिया. इट इज प्रीफिक्स जो कि वर्ड से पहले लगाया जाता है और वो न्यू वर्ड बना देता है. स्पेल एंड मिस स्पेल. मिस स्पेल मीन्स स्पेल रॉन्गली. देन एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल. अन इज प्रीफिक्स, ये वर्ड से पहले लगा एंड इट हैड चेंज इट्स मीनिंग, दैट विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. इलेक्शन, री इलेक्शन. Re is a prefix जो election से पहले लगाया गया. It means that to hold election again. Related, related, interrelated. जब आप related से पहले inter use करते हैं, it becomes one word and changes the meaning. That is relation between or connected. Interconnected. Interrelated means interconnected. Number 6, pay. Prepay. That is pay in advance. Then sense, nonsense. That is foolish, which means not making any sense. Number 8, script. Superscript. That is printed above the line. Superscripted is something which is printed above the line. Line से ऊपर जो चीज print की जाती है. Merge, submerge. When we use sub with it, it changes its meaning. Submerge means which is completely covered or obscure. Number 10, bacterial. Bacterial, antibacterial. That is against something. Now, there is another part of the exercise. Combine the following sentences by placing nouns and noun phrases in options in opposition. Now see, the first Prime Minister of Pakistan was assassinated in 1951. But in the next line, it is written that first Prime Minister of Pakistan, he was Liaquat Ali Khan. So we have to add it here in the one sentence. The first Prime Minister of Pakistan, comma, Liaquat Ali Khan was assassinated in 1951. It is a noun. We have adjusted noun here in a sentence and made it one. हमने एक sentence बना लिया noun को दरम्यान में adjust करके. Now see, the river Indus annual flow is about 243 cubic kilometers. Then in the next line it is written that it is the longest river of Pakistan. Now see, we have to do it like we have to add a phrase that is the longest river of Pakistan. It is a noun phrase.
So we have to write it like that: the longest river of Pakistan, comma, the river Indus. The river Indus annual flow is about 243 cubic kilometers. Ustad Ahmad Lahori, hailed from Lahore, was the chief architect of Taj Mahal in Agra, India. John Kennedy, a popular US president, was known for his eloquent and inspirational speeches. Number 5. The first country to recognize Pakistan is a neighboring country, the Islamic Republic of Iran. Number 6. My uncle's car, a sporty red convertible with bucket seats, is the envoy of my friends. Number 7. A chief surgeon, an expert in organ transplant procedures, took his daughter on a hospital tour. Number 8. The problem that you did not come on time. That you did not come on time delayed the entire program. The worry. What is the worry? Who we should invite. Troubles me too much. Number 10. Hamad, my younger brother, is very dear to me. Now, there is another exercise, noun clauses. आप ये याद रखिएगा, नाउन क्लॉजेस की पहचान ये है कि नाउन क्लॉजेस हमेशा सेंटेंस के दरमियान से भी शुरू होते हैं, मोस्टली सेंटेंस के दरमियान से भी शुरू होते हैं. समटाइम्स दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एज वेल. अब आप देखें, लेकिन ये किन वर्ड से, ये तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हुम, हुज, लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये सेंटेंस के दरमियान से स्टार्ट होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप पहला सेंटेंस देखिए, द प्राइज विल बी गिवन टू हुएवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. अब हुएवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास इज नॉट अ क्वेश्चन, it is the part of the sentence, but it will always depend on the previous part, on the main clause. आप ये याद रखिएगा कि ये जो क्लॉजेज होंगे ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे हिस्से पे. अब आप देखें, द प्राइज विल बी गिवन, प्राइज दिया जाएगा टू हुएवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास. अगर हुएवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास को हम अलग कर लें, उसको सेपरेट कर देंगे, तो कभी भी ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा. इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज द प्राइज विल बी गिवन टू. नंबर 2. डू यू नो वेयर दे लिव नाउ. नाउ डू यू नो इज अ सेंटेंस. क्या आप जानते हैं? वेयर दे लिव नाउ इज अ क्लॉज. आई डोंट अंडरस्टैंड what you are talking about. मुझे समझ नहीं आ रही आप किस बारे में बात कर रहे हैं. What you are talking about is not a question. It is a clause which starts with the question word in the middle of the sentence. So what you are talking about is a noun clause. What Umair said made his friends angry. What Umair said, it is a noun clause, made his friends angry. How the girl behaved astonished her teachers. How the girl behaved astonished her teachers. How the girl behaved is a noun clause, जो question word से शुरू होगा लेकिन question नहीं होगा. What the students decided was not very agreeable. What the students decided is a clause. The food inspector checked that the food was hygienically safe. Now see, the food inspector checked. उसने क्या चेक किया? That the food was hygienically safe. That the food was hygienically safe is the part, it is the clause. Number 8. She didn't know what time it is. Now, she didn't know what time it is. What time it is, a noun clause. Number 9. His problem was that he couldn't speak fluently. That he couldn't speak fluently is a clause, noun clause. Hamad's great achievement at school was when he became the class proctor. When he became the class proctor is a noun clause. आप ये बात अपने जहन में रख लें कि क्लॉजेज हमेशा सेंटेंस के मिडल से शुरू होंगे या शुरू से सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी एक्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे. व्हाट, वेयर, हु, हुज, हुम, व्हाई, when,
लेकिन ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, इट वुड बी, दे विल एक्ट एज स्टेटमेंट्स। तो वो जो उस क्वेश्चन वर्ड के बाद वाला जो पार्ट होगा वो सब क्लॉज होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Number 11, the teacher is not responsible for what Huran wrote. What Huran wrote is a clause. The money will go to whichever charity you choose. Whichever charity you choose is a clause. It's very disappointing that you failed in the examination. That you failed in the examination is a clause. They are perfectly happy that you're coming with us. That you are coming with us is a clause. Number 15, Umair runs so fast that he outrun a cat. That he outrun a cat is a clause which depends on Umair runs so fast. They are perfectly happy that you are coming with us. That you are coming with us is डिपेंडेंट ऑन दे आर परफेक्टली हैप्पी। ये डिपेंड किस पार्ट पे कर रहा है? दे आर परफेक्टली हैप्पी पे डिपेंड कर रहा है। अकेला ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लॉजेस कैन नॉट एग्जिस्ट independently. They always depend on the other part of the sentence. That's all for today. I hope you have liked my lecture. Please don't forget to press like button. If you have not subscribed me before, please subscribe me. Thank you for watching this video.